We started JC forms, है ना? If we have a matrix n cross n with this characteristic polynomial, means either my field is closed algebraically or all the eigenvalues lies in that field. दोनों केस में बात कर रहे हैं. या तो सारे eigenvalues मुझे मिल जाए और नहीं मिल जाए तो मान लेते हैं कि हमारी फील्ड क्लोज्ड है, मिलेंगी ही मिलेंगी. मुझे वो हेडेक ही नहीं है कि जिनमें वो डिकम्पोज नहीं हो सकता. ठीक है. एक टर्म है शर्स डिकम्पोजिशन, है ना? शर्स डिकम्पोजिशन. अगर किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू उस फील्ड में है जिस पे वो डिफाइन हो रखी है, या फील्ड मेरी क्लोज्ड है अलजेब्रिकली, सारी आइगन मिलेंगी मिलेंगी, तो हमेशा हमको ऐसी मैट्रिक्स P मिल जाती है कि P इनवर्स AP इक्वल टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसके डायगोनल पे आइगन वैल्यू आती है अपने आप. ऑब्वियसली जब सिमिलर मैट्रिक्स है सेम आइगन वैल्यू, तो यहां पे डायगोनल वाली आएंगी तो वो आएगी आएगी. तो P इनवर्स AP जो आएगा वो हमेशा U में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, हमेशा मिलती हैं. अगर सारे आइगन वैल्यू हैं तो ऐसा P हमेशा मिल जाता है कि P इनवर्स AP इक्वल टू अपर ट्रायंगुलर. ऑफ कोर्स यू कैन कम इनटू लोअर ट्रायंगुलर एज वेल. हम यहां हमेशा अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं. ये इसको बोलते हैं शर्स डिकम्पोजिशन. बट वही कि सारे आइगन वैल्यू मिले. अच्छा, जब ये दोनों हो तो गई सिमिलर, ए और यू सिमिलर हो गई, और यू अगर अपर ट्रायंगुलर है तो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज? डायगोनल एंट्रीज. तो यहां पर हमेशा ए की आइगन वैल्यूज ही आएंगी. अगर सारी आइगन वैल्यू नहीं है फील्ड एफ में तो कुछ भी एंट्री ले लीजिए, वो तो एंट्री कभी नहीं आएंगी यहां पर. तो जब मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स को तो एंट्रीज कहां से आएंगी? फील्ड से ही आने वाली है यहां पर. तो यहां सारी एंट्री फील्ड से आने वाली है, तो डायगोनल एंट्रीज भी तो फील्ड से ही आएंगी ना. और अगर आइगन वैल्यूज फील्ड में नहीं है तो ऐसा P कभी नहीं मिलेगा कि P इनवर्स AP इक्वल टू अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर. इनको बोलते हैं ट्रायंगुलेबल मैट्रिसेस. दैट मींस ट्रायंगुलर, इट कैन बी ट्रायंगुलराइज्ड. अभी डायगोनलाइज करते थे, ऐसे ट्रायंगुलाइज भी करते हैं, बट उसमें इफ एंड ओनली होता है कि सारी आइगन वैल्यू फील्ड में लाई कर जाए तो ट्रायंगुलाइज हो जाएगी, नहीं करेगी तो नहीं करे होगी. इफ एंड ओनली कंडीशन है, बस आइगन वैल्यू मिलनी चाहिए. तो हम उन्हीं में आए हुए हैं जिनमें सारी आइगन वैल्यू है, तो हम उसी तो अपर ट्रायंगुलर तो बनी जाएगी ये. बट उस अपर ट्रायंगुलर नहीं बनाना हमको, उसमें भी बहुत खास तरह का, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी जब उसकी जेसी फॉर्म आती है. जेसी फॉर्म इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. बट उसमें भी और खास ही होता है कि अपर ट्रायंगुलर तो है ही, साथ में उसको ऐसे कर सकते हैं कि ब्लॉक में डायगोनल बन जाते हैं. जो इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, और जो ब्लॉक भी आने वाले हैं वो भी स्पेशल ब्लॉक आने वाले हैं. सबसे पहले हमने ये देखा, ये डिफाइन किया, इसे बोलते हैं जॉर्डन ब्लॉक, जॉर्डन मैट्रिक्स. इसको बोलते हैं जॉर्डन मैट्रिक्स ऑफ साइज R. ठीक है. इस डायगोनल पे सेम आइगन वैल्यू आती है ऑफ डायगोनल 1 1 1 1. ये जो बाय डायगोनल मैट्रिक्स है इस टाइप की, इसको बोलते हैं जॉर्डन मैट्रिक्स ऑफ A करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्डा I ऑफ साइज R. R साइज हो गया, लैम्डा I सेम कौन सा आइगन वैल्यू चूज किया है वो. ठीक है. और ये बाय डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर तो है ये, बट अपर ट्रायंगुलर में भी बाय डायगोनल ही है. यहां भी एंट्री जीरो, यहां भी एंट्री जीरो, काफी एंट्री जीरो रखी है तो आसान हो गया उसको यूज करना. अगर ऑपरेट करो किसी वेक्टर के ऊपर तो जल्दी ऑपरेट हो जाएगा. इजंट इट? मेजर एंट्री जीरो हो रही है. हम कोशिश यही करते हैं जब किसी मैट्रिक्स को ऑपरेट करना होता है किसी वेक्टर पे, तो वही दिस इनटू दिस प्लस दिस सारा करना पड़ता है. जितनी ज्यादा एंट्री जीरो हो जाएंगी हमारी इक्वेशन उतनी आसानी से बनेगी. विल बी एबल टू सॉल्व इट आउट.
नल स्पेस निकालना है, कुछ भी निकालना है, आसान हो जाता है वहां से। तो टास्क यही है कि कैन वी कन्वर्ट अ मैट्रिक्स ए इनटू दैट फॉर्म वेयर मेजर एंट्रीज आर जीरो। द फर्स्ट वाज डायगोनल मैट्रिक्स। उस पर भी जितने जीरो हो जाए अच्छी बात है, वो तो आइगन वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर डायगोनलाइज हो सकती है तो इससे अच्छा आइडिया नहीं है कि पी इनवर्स ऐसा पी ढूंढा जाए, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। वो हमने प्रोसेस ढूंढा कि हाउ टू डायगोनलाइज। फर्स्ट स्टेप वी फाइंड आइगन वैल्यूज इफ दे ऑल आर इन द गिवन फील्ड एफ, then we further proceed find algebraic multiplicity and geometric multiplicity. True? And then we see if all the eigenvalues are semi-simple, means am equal to gm, then certainly it can be diagonalized. With each eigenvalue there are exactly as many eigenvectors as linearly independent eigenvectors as geometric multiplicity. Eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues are linearly independent. Eigenspaces are T invariant. So if W1, W2, Wk are eigenspaces and Am and Gm are equal for each eigenvalue, then sum of their dimension has to be equal to n, and they are Wi intersection summation Wr are equal to 1 to k not equal to I is singleton zero. That means direct sum बन गया। तो V is direct sum of these, यहां तक हो गया। And Wi's are T invariant and Wi's are eigenspaces। तो जो T ओरिजिनली था वो W1, W2, Wk पे इंड्यूस करेगा लीनियर ऑपरेटर्स। जो W1 है वो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है सारे। तो W1 के सारे वेक्टर का जो मैपिंग आएगी T ऑफ x इक्वल टू लैम्डा 1x आएगी फॉर ऑल x। तो अगर आप बेसिस उठा लोगे इसकी x1, x2, xr जो भी है, P ऑफ x1 लैम्डा 1 x1, P ऑफ x2 लैम्डा 1 x2, T ऑफ xr लैम्डा 1 xr, सब लैम्डा 1 की करस्पॉन्डिंग आएगा। अब मैट्रिक्स बनाओगे तो ये क्या बन जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। W2 की करस्पॉन्डिंग अगेन स्केलर मैट्रिक्स एंड Wk के करस्पॉन्डिंग ऐसी सारी स्केलर मैट्रिक्स सारी नहीं आ रही है। तो जब हमको यह मालूम चला कि am इक्वल टू gm है मैट्रिक्स की हर आइगन वैल्यू का, तो जो आइगन स्पेसेस आए उनकी डायमेंशन का सम v के इक्वल आ गया। आइगन स्पेसेस t इनवेरिएंट थे, v को हमने डायरेक्ट सम पे लिख लिया W1, W2, Wk, और ये t इनवेरिएंट भी हैं। और पीछे पढ़ के आए थे जब Wi's t इनवेरिएंट होते हैं और सब इस डायरेक्ट सम बना रहे होते हैं, जो t होता है वो इन सब पे लीनियर ऑपरेटर इंड्यूस कर देता है और इन सब पे बनने वाली मैट्रिक्स से उस T की मैट्रिक्स बन जाती है और ये हो जाती है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। चूंकि यहां आइगन स्पेसेस हैं तो सारे ब्लॉक डायगोनल पे जो ब्लॉक्स आ रहे हैं सारे कैसे हैं? स्केलर हैं। तो पूरी मैट्रिक्स कैसी हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स। एंड वी क्लेम मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड। मैथड भी ढूंढ लिया कि W1 की बेसिस ले ली, W2 की बेसिस ले ली, Wk की बेसिस ले ली, इन सब की बेसिस से हमारा एक वो बेसिस बन गया। उस बेसिस में S1 S यूनियन S2, इस बेसिस जो मैट्रिक्स आई वो अपने डायगोनल मैट्रिक्स आई। इसी को आप बोलते हो P। जो बेसिस से बनाते थे S1 यूनियन S2 यूनियन S के, इनको कॉलम में रख लिया तो वो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी और P इनवर्स AP अपने आप आपको डायगोनल मैट्रिक्स देगा। दैट इज द प्रोसेस व्हिच यू नो। एक ये देखा। दूसरा केस आया जब GM इज नॉट इक्वल टू AM, GM कैन नॉट एक्सीड AM, दैट वी नो। If GM is not equal to AM, certainly V cannot be expressed as direct sum of eigenspaces. पक्का? क्योंकि आइगन स्पेसेस की जो डायमेंशन का सम है अब n तो नहीं आएगा। GM किसी एक की भी कम हो गई तो अब तो उतने वेक्टर कम हो गए ना। तो अब क्या करें? अब हमको डायगोनलाइज तो नहीं हो सकता क्योंकि वो हम इफ एंड ओनली प्रूव कर चुके थे। अगर डायगोनलाइज हो रही है तो हमारे पास n li आगे वेक्टर आएंगे। प्रूफ किया था हमने इफ एंड ओनली। तो अब कंफर्म हो गया कि अब डायगोनलाइज तो नहीं होगी, बट लालच फिर भी रहता है ना। चलो ठीक है, ब्लॉक डायगोनलाइज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ काम हो जाएगा ना। फिर भी मेजॉरिटी फिर भी जीरो हो जाएंगी। अब कैसे ब्लॉक डायगोनलाइज करेंगे? तो आइडिया अभी भी वही है कि whenever we can express V as direct sum of subspaces which are T invariant, eigenspace हो या ना हो, which are T invariant, then matrix can always written as block diagonal matrix। और ये ब्लॉक कौन से आते हैं? ये T invariant subspaces है, इन पे इंड्यूस ऑपरेटर्स उनकी मैट्रिसेस है ना। अगर मेरा T है V2V और जो V है W1, W2, Wk है, जहां Wi's are T इनवेरिएंट सब स्पेसेस, तो इस T की एक मैट्रिक्स हमेशा बन जाती है, एक ऐसी बेसिस हमेशा मिल जाती है। ये बेसिस इन सब के यूनियन से बनी है और इससे जो मैट्रिक्स बनती है वो A1,
A2 AK है, और जहां AI है ना, वेयर AI इज T कैप SI SI और S इक्वल टू यूनियन SI है। तो इन WI का बेसिस उठाया हमने एक, उस पर मैट्रिक्स बना ली। ये सेम T इस पर व्हाट इज T कैप? T कैप इज TI कैप। TI कैप इज व्हाट? WI टू WI, क्योंकि T इनवेरिएंट है। तो इस T कैप की मैट्रिक्स बनाएंगे, वो एक ऑर्डर की बन जाएगी, फिर दूसरी की बनाएंगे एंड सो ऑन। तो इससे ये प्रोसेस हम लोग जानते हैं, ग्लोबल प्रोसेस। वेन वी हैव V which is expressed as T invariant subspaces for some linear operator T as W1 WK over FDBS, of course, then a matrix, there exists a basis S of V such that matrix of T with respect to this basis is a block diagonal matrix. अगर W1 W2 WK आइगन स्पेसेस होते तो ये मेरी स्केलर आती, ये मेरी स्केलर आती, केवल एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्ड हो जाता, ये स्केलर होती, ये स्केलर होती, सारी स्केलर होती, तो केवल डायगोनल पे एंट्री आती और कहीं नहीं आती, तो डायगोनलाइज हो जाती। अगर ये आइगन स्पेसेस नहीं है तो कुछ और भी आ सकता है, बट दिस विल बी अ मैट्रिक्स। देन हमें क्या ढूंढने हैं? T इनवेरिएंट सब स्पेसेस। आइगन स्पेसेस T इनवेरिएंट सब स्पेसेस हुआ करते थे, तो उनसे बन गया, उससे खास फायदा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स मिला करती थी। अब अगर हमें AM इक्वल टू GM नहीं हुआ तो क्या करेंगे? देन वी गो फॉर सम अनदर मैथड टू फाइंड T इनवेरिएंट सब स्पेसेस। वहां टर्म आया आपके पास जनरलाइज्ड आइगन स्पेसेस। ठीक है, कितनी भी हो AM GM से फर्क पड़ते ही नहीं है, वो अब जनरलाइज्ड, पूरा कॉन्सेप्ट जनरलाइज हो गया। पहले K आइगन स्पेस डिफाइन किया आपने, कैसे? नल स्पेस ऑफ A माइनस लैम्डा I टू द पावर K, नल स्पेस ऑफ A माइनस लैम्डा I टू द पावर K। एक नया ऑपरेटर बनाया, कौन सा ऑपरेटर? A माइनस लैम्डा I टू द पावर K, K इक्वल टू 1 कुछ भी रखा, एक नया ऑपरेटर हो गया ये। इस ऑपरेटर का आपने नल स्पेस निकाला, K इक्वल टू 1 रखा, एक नल स्पेस आ गया, K इक्वल टू 2 रखा, दूसरा नल स्पेस आ गया। इसको अगर मैं मान लूं T माइनस लैम्डा I टू दी, इसको मान लेता हूं कुछ और, सपोज दिस इज T प्राइम, तो R तो इसका नल स्पेस निकालना है हमको। तो नल स्पेस ऑफ T कंटेनिंग नल स्पेस ऑफ T स्क्वायर, हम जानते हैं ये तो ऐसे ही इसका निकाला, फिर इसके स्क्वायर का निकाला, इसके क्यूब करते गए, ये कंटेनमेंट होता जाएगा, है ना? कभी ना कभी तो इक्वल आएगा अगर FDBS है। अगर इक्वल नहीं आया, ये इसमें प्रॉपर्ली कंटेंट इक्वल नहीं हुआ, तो इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर होगा जो इससे इंडिपेंडेंट होगा, इसकी बेसिस से उसको शामिल कर लोगे। फिर अगले वाले में भी एक एक्स्ट्रा होगा जो इसकी बेसिस से इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे करते जाएंगे। अगर ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो हमें एक इनफाइनाइट चेन मिल जाएगी Li वेक्टर्स की, जबकि ये FDBS है, इट हैज टू टर्मिनेट। तो हमने एक टर्म डिफाइन किया, क्या? कि मुझे जो T दिया गया था या मैट्रिक्स A दी गई थी, AX के, हमने CAX निकाला, प्रोडक्ट X माइनस लैम्डा I टू द पावर NI कुछ टाइप का आ गया। एक आइगन लैम्डा I पकड़ी, मान ली लैम्डा 1 पकड़ा हमने, और फिर उससे A माइनस लैम्डा I, ये एक नया B बनाया, और इसकी ये B बनाया एक नया। फिर N ऑफ B स्क्वायर, N ऑफ B क्यूब, ये निकालते जा रहे हैं। नल स्पेस ऑफ B विच इज कॉल्ड आइगन स्पेस, नल स्पेस ऑफ B स्क्वायर विच कॉल्ड 2 डैश आइगन स्पेस, 2 आइगन स्पेस एंड सो ऑन, K आइगन स्पेस मिलते जाएंगे हमको। 1 आइगन स्पेस इज आइगन स्पेस, रेस्ट आर K आइगन स्पेसेस फॉर डिफरेंट K। जैसे ये टर्मिनेट करेगा, इक्वालिटी आएगी, वहां कहते हैं टर्मिनेट कर, जिस स्टेज पे इक्वालिटी आएगी उस आइगन स्पेस को आप जनरलाइज्ड आइगन स्पेस बोलते हो, और उनके सारे वेक्टर्स जो होते हैं वो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर बन जाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का ना? हाँ। तो इस तरह से हमें जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालना सीखा। अपने आप एक कॉन्सेप्ट है, यू मे बी गिवन अ मैट्रिक्स एंड आस्क वेदर दिस इज जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर और नॉट। एक दो एग्जांपल छोटे मोटे हम लोगों ने किए थे ना, आइडिया समझ में आ गया। बाकी तो मजदूरी है कि बैठ के करते रहिए, बट अल्टीमेटली आइडिया ये है कि A माइनस लैम्डा I को B बना लीजिए, और B स्क्वायर B क्यूब, इनके नल स्पेसेस जो आएंगे वो आइगन स्पेसेस आएंगे, K आइगन स्पेसेस आएंगे, जो पावर होगी उसके करस्पॉन्डिंग। इसमें जो जनरलाइज्ड आइगन स्पेस आएगा वो वही होगा जो B टू पावर K, नल स्पेस ऑफ B टू पावर K इक्वल टू नल स्पेस ऑफ B टू पावर K प्लस 1। इस K को बोलते हैं इंडेक्स, इस K को बोलेंगे इंडेक्स। और कल निकाला भी था, है ना,
किसी एक का 2 आया था, किसी का वही आया था, कुछ कुछ हुआ था, ऐसा हो गया, तो वो इंडेक्स आए थे। अब इस तरह से जितनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं, पहले जितनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हुआ करती थी उतने आइगन स्पेस आते थे, अब उतने जनरलाइज्ड आइगन स्पेस आएंगे, ऑब्वियसली अब उतने जनरलाइज्ड आइगन स्पेस आएंगे। अब ये जो जनरलाइज्ड आइगन स्पेस आए W1, W2, WK, अगर K डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो आई हैव K जनरलाइज्ड आइगन स्पेसेस, और वो क्या किसके थ्रू आ रहे हैं? दे आर K आइगन स्पेस वेयर K इज इंडेक्स, म्यू आइगन स्पेस वेयर म्यू इज इंडेक्स, इफ यू वांट टू डिनोट सम बाय न्यू लेटर। तो इस तरह से हमारे पास आइगन स्पेसेस आ गए। अब यहां देखा गया, वापस लौट के वहीं पहुंच गए, दीज आइगन स्पेसेस आर T इनवेरिएंट एंड दे फॉर्म डायरेक्ट सम ऑफ V। तो T will induce linear operator over these generalized eigen spaces। तो उन आइगन स्पेसेस पे अब बनाओ, जनरलाइज आइगन स्पेस पे अब बनाओगे तो ये ब्लॉक डायगोनलाइज हो गया ब्लॉक डायगोनलाइज। तो इस केस में या तो वो डायगोनलाइज हो जाती है या फिर वो ब्लॉक डायगोनलाइज। ये मेथड हमने अप्लाई कर लिया। अब हाँ जी, नहीं, अब सीधे ये करो ना, आप देखो ही मत, आप दो आइगन वैल्यूज निकाल ली और सीधे जनरलाइज आइगन स्पेस पे गए और उसी से करो। अपने आप क्या होगा, ये जनरलाइज आइगन स्पेसेस होंगे ना, जिसमें से जो आइगन स्पेसेस होंगे ना वो अपने आप डायगोनल देंगे और सारे आइगन स्पेस डायगोनल भी मिल जाएगी। दिस इज ग्लोबल एब्स्ट्रैक्ट मोस्ट जेनेरिक प्रोसेस इज दिस। अगर सारी आइगन वैल्यू मुझे मिल रही है एफ में तो ये प्रोसेस हमेशा काम करेगा ना मेरा, और इस प्रोसेस से कर रहे हो जब आप, तो वो अपने आप यहां पर आए भी थे, पीछे देखा था आपने, जो एम जीएम जिसमें हो जाता है इक्वल, तो वहां पर तो जनरलाइज आइगन स्पेस, जब एम इक्वल टू जीएम हो जाएगा तो जनरलाइज आइगन स्पेस तो आइगन स्पेस ही बनेगा ना। जब वो नहीं हो रहा तभी तो आइगन स्पेस चेंज हो रहा है ना, तभी कुछ और मैट्रिक्स आ रही थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो मुझे डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगी अब हमेशा उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। और फिर जब ये ब्लॉक हमारे बनने चलेगा तो यहां तक हमने ब्लॉक डायगोनलाइज कर लिया। इसमें और काम किया गया, फिर ये जो ब्लॉक्स आए हैं ना, इन ब्लॉक्स, ये तो हो गया ना ब्लॉक डायगोनलाइज, इन ब्लॉक को भी स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल एंड सम अदर रिजल्ट्स एज वेल। ठीक है, उसे कहते हैं जेसी फॉर्म कन्वर्जन, वो भी ब्लॉक डायलेशन ही तो है। ये तो मोस्ट जेनरिक था, इसमें कर दिया। अच्छा, इसी बीच में एक चीज और हम लोगों ने देख ली थी कि अगर आइगन वैल्यूज ना हो तो क्या ब्लॉक डायलेशन नहीं होगी? जो भी मैट्रिक्स ट्रायंगुलाइज हो सकती है वो पक्का ब्लॉक डायगोनलाइज होगी। इस मेथड से तो हो ही रहा है, बट इसमें भी ये तकलीफ थी कि ये सारे मिल रहे हैं तभी हम कर रहे थे। इस मेथड से हम तभी कर पा रहे जब सारी आइगन वैल्यू मिल रही हैं। जब नहीं मिल रही हैं तो फिर इनसे भी जेनेरिक स्टेटमेंट आ जाता है प्राइमरी डिकम्पोजिशन, इससे भी जेनेरिक है। उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आइगन वैल्यू है कि नहीं है, उसमें मिनिमल पॉलिनोमियल इकट्ठा करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो डायगोनल पूरा ब्लॉक सिंगल बना रह जाए, वो एक ही ब्लॉक आ जाए, वो अपने आप में कहते हैं भाई 1 क्रॉस 1 ब्लॉक है, तो हर मैट्रिक्स से ब्लॉक डायगोनल है। एक ब्लॉक ले लो 1 क्रॉस 1 का बड़ा, मतलब वो 5 क्रॉस 5 है, उसके अंदर एक ब्लॉक है 5 क्रॉस 5 का, है ना ब्लॉक डायगोनल। बाहर मैट्रिक्स एंट्री इजी नहीं है तो वो भी कह सकते हैं ब्लॉक डायगोनल हमारी है। लेकिन वहां आपने देखा कि मिनिमल पॉलिनोमियल को आपने फैक्टराइज किया इरिड्यूसिबल फैक्टर्स में, है ना, कुछ कुछ जिस तरह से लेके चल रहे थे कि मिनिमल पॉलिनोमियल आपका जो था वो आ गया 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0। ये मेरा ए मैट्रिक्स है। CAX आ गया इसका x² + 1 स्क्वायर। ठीक है, इसका CAX आया। मिनिमल पॉलिनोमियल या तो x² + 1 होगा या इसका स्क्वायर होगा, और कोई तरीका है नहीं। x² + 1 करने पे ये 0 मैट्रिक्स हो जा रही है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल इसका आ गया x² + 1। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आ गया इसका? x² + 1 आ गया। ये देखो ना, ये जो है C0 0 D टाइप की है, इसका स्क्वायर करो तो C² हो जाएगा, D² हो जाएगा। C² है -i, D² है -i, तो A² क्या आ गया? -i, बाहर पूरा माइनस साइन लेके आए तो पूरा -i बन गया, तो A² + i = 0, x² + 1 एलिट कर रहा है इसको, तो मेरा मिनिमल भी मिल गया आपको।
तो ये कैक्टस पॉलिनॉमियल आ गया, ये मेरा मिनरल पॉलिनॉमियल आ गया, निकाल लिया। नॉट इजी ऑलवेज, थोड़ा सा होशियारी कर देता हूं, लिखता वैसा हूं कि मेरे लिए आसान हो जाए निकालना। ऐसे ब्लॉक में बना लिया, ऐसे कर लिया तो निकल आता है, बट है ना, ठीक है ना, ये पक्का। अब ये मेरा मिनिमल पॉलिनॉमियल है, तो मिनिमल पॉलिनॉमियल की हेल्प से एक ही फैक्टर आया। अब तो एक ही फैक्टर आया ना, अब कैसे ब्लॉक डायग्नोसिस होगा? एक तरीका ब्लॉक डायग्नोसिस होने का, कोई तरीका है ही नहीं। तो वहां क्या करते थे कि जो मिनिमल पॉलिनॉमियल फैक्टर्स हैं m1x, m2x, m3x, m1 टू द पावर r1, m2 टू द पावर r2 एंड सो ऑन, इन सब में अलग अलग t बनाया करते थे, है ना। जो मिनिमल पॉलिनॉमियल x है, मान लीजिए प्रोडक्ट mrx टू द पावर मान लीजिए kr है, और r वेरी फ्रॉम 1 to से सम नंबर, ओफो, इसको नाम देते हैं mr, तो ये भी है pr, और r 1 to k, ठीक है, p1 p2 pk। तो ये अगर मिनिमल मिल गया हर जगह, अगर मगर बहुत सारे हैं, अगर CHX मिल गया, दे अगर 4x4 मैट्रिक्स निकालो बैठ के, वो डिटरमिनेंट खोलने में भी तकलीफ है, बट मजबूरी है, वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, उसको फैक्टराइज करो, वो अपने में बड़ी तकलीफ है, फैक्टराइज कैसे होगा, ठीक है। बट सारा तब जब हो चुका होगा तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो अभी उसी की चर्चा हो रही है। तो ये अगर है तो हम कुछ नए ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, TR कैसे, MRT, वो जो T दिया होगा उसका टू द पावर PR, ये नए ऑपरेटर होगा पूरी पावर के साथ। वहां क्या होता, वो T² प्लस I, वो T² प्लस I क्या जीरो देता, वहां पर नहीं देता, वो वहां पर इसमें पावर, तो उसका जो नल स्पेस आएगा वहां तो वो जीरो ऑपरेटर होगा, एक ही है, वो पूरा क्या आ गया, पूरा R4 आ गया। यहां पर जो भी आएगा तो हर एक के ये निकाला, फिर WR डिफाइन किए एज ए नल स्पेस ऑफ TR, नल स्पेस ऑफ TR। ये WR, W1, W2, WK तक मिल जाएंगे आपको, चाहे वो हो या ना हो, ये तो हमेशा बनेगा। जैसे उस केस में तो अपने आप ही बन गया ना, पूरा R4 आ गया, यहां T² प्लस I करोगे क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, तो नल स्पेस क्या होगा उसका पूरा, तो W वही इक्वल आ गया उसकी, तो एक ही आया। ऐसे जितने होंगे उतने आएंगे, तो W1, W2, WK आएंगे। और फिर यहां भी प्रूफ कर सकते हो, ये जो WIs हैं ये T इनवेरिएंट है, 1 देयर डायरेक्ट सम इज V डायरेक्ट सम ऑफ दीज WIs, और ये जो WIs के डायरेक्ट सम V बन गया। अब ये जो T इनवेरिएंट होने चलते, वो जो T होगा ये वो T नहीं है, उस T से फिर से इंड्यूस करेंगे ऑपरेटर किसके ऊपर, इन WIs के ऊपर, और उनकी जो मैट्रिसेस बनेंगी वो ब्लॉक डायग्नोसाइज कर देंगी। ये तो बना लिए अलग अलग TR। अब इन TR से हमने WR निकाले, सब स्पेसेस एज ए नल स्पेस। ये जो WRI है ये T इनवेरिएंट है, तो T∩R, ये TR बिल्कुल अलग है, ये डिफाइन हो जाए कहां से कहां, WR से WR पे, और ये T इनवेरिएंट है। इनकी मैट्रिक्स निकाल लो सबकी, A1, A2, AK, बिल्कुल ऐसे फिर से ब्लॉक डायग्नोसाइज हो गया। तो चाहे डिकम्पोज हो या ना हो, हम हमेशा ब्लॉक डायग्नोसाइज तो कर ही सकते हैं। अब ये ब्लॉक डायग्नोसाइज होने के बाद अपर ट्रायंगुलर आएगी कि नहीं आएगी, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर आइगन वैल्यूज आर इन द फील्ड और नॉट। फर्स्ट समझ में आ गया? T² प्लस 1 जीरो कैसे आया, I देखो ना, मिनिमल पॉलिनॉमियल एलिमिनेट करता नहीं करता मैट्रिक्स को, तो हो गया। तो व्हाट इज MT, MAT रखोगे उसमें तो क्या आएगा, T² प्लस I आएगा। ये कैसा ऑपरेटर आया, जीरो ऑपरेटर, इसका नल स्पेस क्या आएगा, पूरा वेक्टर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, एक ही है तो एक ही होना, मुझे दूसरा आता भी कहां से, तो V इक्वल टू V हो गया डायरेक्ट सम, V इक्वल टू V। तो कहा ना एक ही ब्लॉक आया, वही पूरा N4x4 का एक यही ब्लॉक आया, अकेला ब्लॉक, और कुछ आया भी नहीं। अच्छी वाली ब्लॉक डायग्नोसाइज, दो ब्लॉक थे, आपने वाला कर दिया, उसको सिंगल ब्लॉक में बना दिया, बट स्टिल वी कैन कन्वर्ट इनटू ब्लॉक डायग्नल मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? ये हमारा वर्ड व्यू था डायग्नलाइजेशन का या ब्लॉक डायग्नलाइजेशन का। सबसे टॉप पे है प्राइमरी डिकम्पोजिशन, उससे नीचे 3 थ्रेड निकले हैं।
एक थ्रेड है हमारा डायलेशन का विद द हेल्प ऑफ आइगन स्पेसेस, दूसरा है ब्लॉक डायरेक्शन का विद द हेल्प ऑफ जनरलाइज्ड आइगन स्पेसेस, और तीसरा है ब्लॉक डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, दैट इज जेसी फॉर्म। ये तीनों के ऊपर वही है प्राइमरी डिकम्पोजिशन, सब कुछ वहीं से आ रहा है। ठीक है, पक्का। अभी उसकी रिसर्च में नहीं जा रहे हैं कि कैसे आ रहा है, बट कुछ कुछ तो फिर भी बिना बताए भी दिख रहा है। ये अल्टीमेटली जब यहां वो लिखा होगा, वो अगर ये होता तो यही तो आएगा वो, और वहां पर आ रहा है जो हाईएस्ट पावर जाती है वहीं तक जा रहे हैं वहां पर भी। सो अब जेसी फॉर्म के रूल्स हैं, कन्वर्जन रूल्स फॉर जेसी फॉर्म। लिखिए कन्वर्जन रूल्स फॉर जेसी फॉर्म। हाँ जी, इसी में आ रहा सर, वो लिखवाने आ रहे सारा, वही अभी पूछ रहे थे ना, अभी लिखवाए कहां थे जेसी फॉर्म, वो तो ऐसे बोल दिया था। ऊपर ये लिखा था आपने व्हाट इज जॉर्डन ब्लॉक। कल जब चर्चा हो रही थी मैंने दो चीजें तो बताई थी आपको, व्हाट इज जॉर्डन मैट्रिक्स और व्हाट इज जेसी फॉर्म। डेफिनेशन मेरे पास आई थी, दो चीजें आई थी ना। जेसी फॉर्म मीन्स अ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच ब्लॉक इज अ जॉर्डन मैट्रिक्स, हेंस कॉल्ड जॉर्डन ब्लॉक। अब जो जॉर्डन ब्लॉक होते हैं वो किससे करस्पॉन्डिंग होते हैं, आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग होते हैं, और वो कौन तय करेगा, कार्टेशियन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वही मैंने कल बताया था कि जो एन के पार्टीशन है उसी से हो सकता है। मैं जानू, अब जान लो यहां से फिर से कन्वर्जन रूल्स फॉर जॉर्डन ब्लॉक, जॉर्डन फॉर्म, जेसी फॉर्म। सबसे पहले तो लिख लीजिए, लेट सी ए एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट एक्स माइनस लैम्डा आई टू द पावर एन आई एंड एम ए एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट एक्स माइनस लैम्डा आई टू द पावर एम आई, summation ni equal to n and summation mi is less than equal to n। और पता आपको कि ये जो mi है ना, ये gm नहीं है। हाँ, ये जो mi है ना, ये gm नहीं है। बहुत बेसिक एरर है और खूब होती है लोगों से। ni am है mi जीएम नहीं है, एमआई है। समझ में? अच्छा, क्यों? मतलब आप फिर भी मान लो कि हो है ही हो, होने के लॉजिक दो, नहीं होने का तो दुनिया भर के लॉजिक है। आपको दिख कहां से रहा है कि वो एमआई हो जाता है ये जीएम? हाँ, बट बहुत सारे हमेशा ही मिला है मुझे, इसको जैसी एएम बोला जीएम, कहां से आता है पता नहीं। आप होशियार हो, आपको नहीं आ रहा, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन नहीं आना चाहिए। ये एमआई जीएम नहीं है। जीएम हमको पता है क्या होता है, जीएम जीएम होता है द डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, द कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्ड टू लैम्डा, द नलिटी ऑफ बी वेयर बी इज ए माइनस लैम्डा आई, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, रैंक ऑफ बी, एन माइनस रैंक ऑफ बी, ये सब जीएम है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ये सारी चीजें हमारी वो है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, जीएम। जैसे जैसे निकाल सकते हो वैसे निकालिए, वो वहां से तय होगा, यहां से कुछ अलग है। हाँ, यहां से ये जरूर हो सकता है कि अगर जीएम 1 है, जीएम 1 है किसी आइगन वैल्यू की, जीएम 1 है, तो जो एमआई है वो एनआई के इक्वल हो जाता है। एनआई है ना, एनआई इक्वल टू एमआई सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब जीएम मेरा 1 हो। जीएम 1 हो, क्यों? मतलब क्यों होगा? होगा ना। व्हाट इज नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स? जीएम इक्वल टू 1 कॉल्ड नॉन डेरोगेटरी। ठीक है, एक डेफिनेशन और आती है नॉन डेरोगेटरी की, कि इन विच मिनिमल, वो डेफिनेशन तरह से यूज करते हैं, वहां से यहां आते हैं, मिनिमल इक्वल टू पॉलिनोमियल। तो वो हर फैक्टर में पावर सेम आनी चाहिए, तो जीएम 1 होगा तभी पावर सेम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, पावर कम हो जाती है। एमआई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एनआई ना, यहां भी केस में एमआई इज लेस देन इक्वल टू एनआई। अच्छा, ये भी, और एंड एमआई इज लेस देन इक्वल टू एनआई, ऐसा लगता है जैसे एएम इज ग्रेटर इक्वल टू जीएम, वहां भी नहीं है, ये एएम नहीं है।
जीएम नहीं है, एम आई इज नॉट जीएम, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो टू स्टार्ट विथ जेसी फॉर्म कन्वर्जन व्हाट वी नीड दीज टू पॉलिनोमियल्स। अब इसके बाद हम हर आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, एंड देन ए इज सिमिलर टू जे, एंड व्हाट इज जे, जे इज इक्वल टू a1 a2 या j1 j2 jk 0 0। अब आपको यह ढूंढना है यहां पर कितने जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे किस किस आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, रूल नंबर 1, जेसी फॉर्म सीधे लिखा जाता है, जेसी फॉर्म बस ब्लॉक ढूंढ लिए और वहां पर लाके रख दिया, ठीक है। कस्टमाइजेशन यहां बना के रख लिए, ब्लॉक लाके ऐसे सजा देंगे, 1 2, मेरा जेसी फॉर्म आ गया। पहले पता चलो कितना साइज का ब्लॉक मेरे पास है। तो पहला रूल आ रहा है, फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा आई for each eigenvalue lambda I there is a Jordan block for each eigenvalue lambda I there is a Jordan block of size mi, जो मिनिमम पावर है वो, for each eigenvalue lambda I there is a जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज एम आई, एक ब्लॉक तो चाहिए है एम आई ऑर्डर का, ठीक है। एम आई एन आई से लेस होगा वो, अच्छा मैट्रिक्स सिमिलर आएगी, ये अपर टर्म आएगी ऑटोमेटिकली, तो डायगोनल पे उतने ही आइगन वैल्यू आएंगे जितने वहां पर भी, हर एक आइगन वैल्यू सेम ही होने वाली है ना। ऐसा नहीं यहां पे 5 है, 5 पावर है, यहां पे 8 बॉक्स बना के बैठे हुए हो आप वन करस्पॉन्डिंग, तो यहां पे तो एम क्या हो गई, ज्यादा हो गई, एम जीएम सेम होती है अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल सेम, मिनिमल सेम, एम जीएम ऑफ ईच आइगन वैल्यू सेम, आइगन वेक्टर डिफरेंट हो जाते हैं, आइगन वेक्टर में एक रिलेशन बन जाता है पी एक्स, अगर एक्स बी का आइगन वेक्टर है तो पी एक्स ए का आइगन वेक्टर बन जाता है, बताया था ना, ये तो बताया था आइगन वैल्यू सेम होती है, ये तो बताया था ना कि ए और बी की आइगन वैल्यू सेम होती है। आइगन वेक्टर सेम होना जरूरी नहीं है, रीजन कि मान लीजिए आपका ए एक्स इक्वल टू लैम्डा या बी एक्स, किसी का ले लेते हैं इसका, सपोज लैम्डा इज आइगन वैल्यू बी, तो ए की भी होगी, आइगन वेक्टर बी का मान लेते हैं एक्स है, बी का आइगन वेक्टर कोई है एक्स। अब यहां पर बी इक्वल टू क्या है, पी इनवर्स ए पी एक्स इक्वल टू लैम्डा ले सकता हूं मैं, ए पी एक्स इक्वल टू लैम्डा पी एक्स ले सकता हूं मैं ऐसे, ये ए वाई इक्वल टू लैम्डा वाई ले सकता हूं, व्हाट इज वाई, पी एक्स, वाई इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा, तो अगर एक्स बी का आइगन वेक्टर है ए के करस्पॉन्डिंग लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, तो पी एक्स ए का हो जाता है उसी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग। तो मतलब अगर बी के आइगन वेक्टर मुझे मालूम है तो सारे आइगन वेक्टर पे मैं पी ऑपरेट कर दूंगा तो ए के आइगन वेक्टर मिल जाएंगे, वही होना जरूरी नहीं है। हां ये हो सकता है जो फिक्स वेक्टर्स होते हैं, फिक्स स्पेस होता है ना, टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे एक्स को इकट्ठा करो किसी ट्रांसफॉर्मेशन में, टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक सब स्पेस बना लेते हैं। ऐसे एक्स को इकट्ठा करो जिनकी में 0 है, ये सब स्पेस बना लेते हैं, उसे कहते हैं नल स्पेस। आप जिनकी में 0 होती है उसको क्या बोलते हो, नल स्पेस। ऐसी जिनकी में जो खुद आ रहा है ना उनको इकट्ठा कर लो, 0 खुद आएगा, तो ये भी एक सब स्पेस बना लेते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड स्पेस। ये फिक्स स्पेस होते हैं, ठीक है, इनवेरिएंट होंगे, इनकी उसी में ये इनवेरिएंट होंगे, रेस्ट्रिक्ट करोगे ना तो 1 आइगन वैल्यू बन जाएगी, टी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 into x, है ना, ऐसे फिक्स स्पेस होते हैं। तो अगर इस p का कोई फिक्स स्पेस मिल जाएगा हमको, इसका जो p का जो फिक्स स्पेस होगा वो a और b के कॉमन आइगन वेक्टर बन जाएंगे। जो पी एक्स इक्वल टू एक्स दे रहा होगा, कहां गया, पी एक्स इक्वल टू एक्स दे रहा होगा तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो जो p का फिक्स स्पेस होता है दैट इज कॉमन सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स अदर देन 0। समझ में आया ना। तो जब भी आप आइगन वैल्यू सेम रखते हो तो एक बार जरूर चेक किया हो क्या आइगन वेक्टर भी सेम होंगे। जैसे ए बी और बी ए के आइगन वेक्टर सेम नहीं होते, आइगन वैल्यू सेम होती है नॉन जीरो। ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होती है बट आइगन वेक्टर सेम नहीं होते। अगर रो सम ए का कांस्टेंट है सी तो सी आइगन वैल्यू बनता है,
और 1 1 1 आइगन वेक्टर बन जाता है, लेकिन अगर कॉलम सम सेम है सी तो सी आइगन वैल्यू बन जाएगा, बट अब 1 1 1 आइगन वेक्टर बनने गारंटी नहीं है, मे और मे नॉट बी, सिमेट्रिक है तो वो बन भी जाएगा, isn't it? तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑफ द सेम आइगन वेक्टर और डिफरेंट आइगन वेक्टर। लैम्डा अगर ए की आइगन वैल्यू है तो के लैम्डा के ए की आइगन वैल्यू बन जाता है विद सेम आइगन वेक्टर। अब प्रूफ करो, हर जगह एक्स वही रहा था, पूरे प्रूफ किए थे हम लोगों ने, हर जगह एक्स सेम रहा था। अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू होगी विद सेम आइगन वेक्टर। वहां पे आपने ऑपरेट किया तो एक्स वही रहा था। तो जब आप निकाल लो ध्यान रखो आइगन वेक्टर सेम है या डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है ना हमारी? तो ये हमारे पास एक आइगन वो ब्लॉक पकड़ेंगे, तो फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा आई देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर ऑफ साइज एम आई, है ना, ऑफ साइज एम आई। एम आई मिल गया हमको, कहां से आएगा? दूसरा रूल, all the Jordan blocks corresponding to lambda I have size less than or equal to mi। ये कन्वर्जन रूल्स दिखा रहा हूं मैं आपको। all the Jordan blocks corresponding to lambda I have size less than or equal to mi। जो मिनिमल पावर है उस साइज का एक ब्लॉक चाहिए है, और किसी भी ब्लॉक का उसके करस्पॉन्डिंग साइज एम आई से ज्यादा नहीं हो सकता। एम आई हो सकता है या उससे लेस होगा। मान लीजिए हमारा, अब ना साथ में नंबर भी लिख के चलेंगे कोई सुंदर सुंदर से, सी ए एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू द पावर 5, एक्स माइनस 2 पावर 5, एक्स माइनस 3 स्क्वायर क्यूब, एम ए एक्स x माइनस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 2 क्यूब एक्स माइनस 3, ऐसे ये हो सकता है बिल्कुल। किस साइज की मैट्रिक्स है? शुभ नंबर है ना, 13 क्रॉस 13, ठीक है, 13 है ना, ठीक है, ये तेरा मैट्रिक्स है ये मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। आपके पास अब यहां से ना एम आई क्या है? M1 2, M2 3 और M3 1, N1 5, N2 5, N3 3, वहां से मिल रहा है सारा। अब 1 के करस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक, किसके साइज के, 2 करस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक, किसके साइज के, ये तो ढूंढ रहे हैं हम लोग। सारे ब्लॉक मिल जाएंगे, हम यहां पे सजा देंगे एंड दैट विल बी व्हाट? जेसी फॉर्म। तो पहले 1 के करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक आपको 2 क्रॉस 2 का चाहिए, ठीक, और फिर और भी अगर ब्लॉक बन रहे हैं, क्योंकि जितना ये है तो बनाने पड़ेंगे, आगे तो सेम लेके आएंगे सारी, उन ब्लॉक्स का साइज 2 से बड़ा नहीं हो सकता। अब क्या पॉसिबिलिटी आएगी? 1 करस्पॉन्डिंग कैसे ब्लॉक बनेंगे? एक बन गया 2 क्रॉस 2 का, अभी 3 आगे बाकी है, अभी AM3 5 है, तो बाकी तीनों कैसे करेंगे? एक साथ कर लें, 3 क्रॉस 3 का एक ब्लॉक बना लें? नहीं, ठीक है। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी आई, एक 2 क्रॉस 2 का, एक 1 क्रॉस 1 का, ये 2 ब्लॉक बनाए, या तीनों को 1 क्रॉस 1 के 3 में, है ना। तो कुल कितने ब्लॉक आ रहे हैं? या तो मेरे पास 2 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 1, या तो ये आया, एक 2 क्रॉस 2 को चाहिए 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 1, ठीक है। अब ये वाला चूज करें कि ये वाला चूज करें, ये भी ऑप्शन है अभी। तो अभी और रूल्स हैं, बट कुछ तो आइडिया लगा ना कि इस तरह के, ऐसे 2 के करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक 3 क्रॉस 3 का होना है, बाकी बची अभी 2 और आइगन वैल्यू, तो उसके लिए 2 चॉइस है, दोनों को एक साथ 2 क्रॉस 2 का, ये दोनों को अलग अलग, या तो 2 ब्लॉक बनेंगे या 3 ब्लॉक बनेंगे। इसके लिए एक चाहिए 1 क्रॉस 1 का, और बाकी 2 भी 1 क्रॉस 1 की चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कितने ब्लॉक मिलेंगे? 3। तो इसमें तो ऑप्शन आए नहीं, बाकी में ऑप्शन आए हैं। इसके लिए 2 ऑप्शन आए, इसके लिए 2 ऑप्शन आए, इसके लिए 1 ऑप्शन आया। देखा जाए तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी दिख रही है टोटल, 2 इसकी पॉसिबिलिटी, 2 इसकी पॉसिबिलिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ऐसे ब्लॉक बनेंगे, नहीं बनेंगे मेरे पास 4। उसमें से कौन सा एक्चुअली है, ये जब तक मैट्रिक्स नहीं पता हो तब तक नहीं कर सकते। कुछ रूल और भी आ रहे हैं अभी। अगला रूल है ये, नेक्स्ट, खतरनाक सा गंदा सा रूल है, कभी नहीं आएगा इस पे क्वेश्चन, आएगा समझ लेना हमने पेपर लीक किया फिर।
आएगा तो समझ, हमने बनाया ये क्वेश्चन, हमने भेजा होगा वहां। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ साइज के। ये है ना, ये दो ऑप्शन है ना मेरे पास। इसमें साइज 1 का 1 है, इसमें साइज 1 के 3 है। तो अगर ये कोई पूछे साइज 1 के, पहले तो हो रहा है कि कितने कितने ब्लॉक बनने, उनके साइज क्या क्या होंगे। अब ये जो फार्मूला है, स्ट्रेन का फार्मूला है, डेप्थ वगैरह यूज किया गया इसमें, बट इसमें वो बताता है कि हाउ मेनी ब्लॉक ऑफ साइज के, किसी एक साइज के कितने होंगे, इसको इस इक्वेशन को होल्ड करना होगा। तो नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ साइज के इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई टू द पावर के माइनस 1 प्लस ये के मतलब नंबर ऑफ साइज, साइज ऑफ द ब्लॉक, रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई के प्लस 1 माइनस ट्वाइस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई टू द पावर के। विचित्र है फॉर्मूला, अभी जेनेसिस में नहीं जाते हैं, ठीक है। ये क्या दे रहा है आपको, नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ साइज के, इन पर्टिकुलर मान लीजिए साइज 1, इन पर्टिकुलर नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ साइज 1 इक्वल टू व्हाट, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स n प्लस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई स्क्वायर माइनस ट्वाइस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई है ना, n माइनस ट्वाइस, इसको मैं माइनस और माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई कर सकता हूं, दो बार लिख लिया। n माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा इज व्हाट, नलिटी ऑफ लैम्डा आई प्लस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई स्क्वायर माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी प्लस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई स्क्वायर माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। कुछ नहीं किया मैंने, k इक्वल टू 1 चूज कर लिया, जो आ रहा है अपने आप आ रहा, हम नहीं कर रहे कुछ उसमें नहीं। अगर हमने k इक्वल टू 1 कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन, इसकी रैंक क्या होगी n, ये जो है सो है, जो है यहां पर भी k इक्वल टू 1 रखा है, तो रैंक ऑफ ए माइनस ट्वाइस ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस आई था, मैंने दो बार कर लिया इसको। सिल्वेस्टर लॉ क्या होता है, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन रैंक, है ना, n माइनस रैंक इक्वल टू नलिटी ना, किसकी नलिटी, ए माइनस लैम्डा आई की, ए माइनस लैम्डा आई की नलिटी को तो आप बोलते हो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो यहां क्या लिख लिया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अब जो आया सो आया यहां पर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको नंबर, अब इसमें रख के चेक करोगे ना, जैसे ये वाला है कि ये वाला है, आपको ए गिवन होगा तो नंबर मिलेगा, तो हमें ये चूज करना है कि ये चूज करना है, ये भी पता करना चाहिए कि हमें 3 में पार्ट ब्रेक करें हम या एक। तो किसी भी साइज के कितने ब्लॉक होने हैं उसके लिए ये रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। किसी भी साइज के कितने ब्लॉक होने वो इस रूल से सेटिस्फाई होता है। हाँ ऑब्वियसली तभी निकाल पाओगे ना, जेसी फॉर्म कैसे निकालोगे, तो नहीं तो हमें तो यूनिक चाहिए, पॉसिबल तो वही खत्म हो गया ना, ये दो पॉसिबिलिटी है खत्म। इसमें से कौन सा, ये वाला कि ये वाला, जीएम कैसे निकालो मैट्रिक्स के, अरे बताएं आपको ना, और भी कई बार दोनों में टाई कर जाता है, जीएम सेम होने के बाद भी, जैसे मान लीजिए एक 3x3 का है, देखना एक 3x3 का है और 2x2 और 2x2, एक 3x3, 3x3, 1x1 और ये है ना, मान लीजिए 4, 3, 2, 7 है। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं तो ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, इन दोनों में जीएम सेम है, इन दोनों में जीएम सेम है। अभी वो भी अगला रूल लिखा रहे हैं और भी ब्रेक होगा, बट अगर जीएम 3 आ गई तो अब ये चूज करोगे, ये चूज करोगे,
ये चूज करने के लिए 2x2 के 2 ब्लॉक होंगे, तो यहां पर k को 2 पुट करो, यहां पर 2 आना चाहिए रिजल्ट, तब ये वाला करोगे आप, नहीं 3x3 के यहां पे 2 ब्लॉक होंगे, तो यहां पे 2 ब्लॉक है ना, 3x3 के 2 ब्लॉक है, 1 ब्लॉक है, फार्मूला रख निकाल लो, तो नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ सेम साइज, ये फार्मूला काम आएगा आपको। ठीक है, दिस समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट रूल लिखिए, वी आर इनटू कन्वर्जन रूल फॉर जेसी फॉर्म। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएगा वो, बहुत बच्चों जैसे भी उठा लेते हैं बुकलेट, बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछता है ये जेसी फॉर्म है कि नहीं बताओ, ठीक है तो माने। अगला जेसी फॉर्म रूल, द नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आई is equal to the geometric multiplicity. Number of Jordan blocks corresponding to lambda I is equal to the geometric multiplicity of lambda I. अगर वो पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने जो इस 1 की करस्पॉन्डिंग कहां गया, हाँ यही 1 की जीएम निकाली, अगर 3, अब यहां 2 ही ऑप्शन आए थे, अगर 3 आई तो ये वाला है, और 2 आई उल्टा 4 आई तो ये वाला है, यहां तो 2 ही चॉइस थी ना, तो जीएम से काम चल गया। आपको ये रूल भी तो है ना कि कितने ब्लॉक आएंगे किसी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है दैट हैज टू बी इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट आइगन वैल्यू। यहां पर 1 की एएम 5 है, जितनी जीएम होगी उतने ब्लॉक आएंगे। साइज क्या होगा हम चेक करके, अरे साइज 2 से बड़ा नहीं होगा, एक 2 का होना जरूरी है, तो या तो ये पॉसिबिलिटी है, अब इन दोनों में से ये वाला जेसी फॉर्म में जाएगा कि ये जाएगा, यानी 1 के करस्पॉन्डिंग 3 ब्लॉक होंगे या 4 ब्लॉक होंगे, यहां तो जीएम से तय हो जाएगा कि जीएम मेरी अगर 3 होगी तो ये वाला लिखूंगा, और 2 होगी तो ये वाला लिखेंगे। बट कई बार क्या होता है यहां से भी, जैसे अगले वाले में लिखा ना, जीएम मेरी 3 आ गई, मैं क्या करूं, ये लिखूं, और ये 3 था किसी और में, मतलब x माइनस लैम्डा क्यूब तो एक फैक्टर है ही, और ऊपर 7 है, तो x माइनस एक 3x3 का बॉक्स तो आएगा ही आएगा। बाकी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बाकी 4 है तो 2x2 के 2, एक 3x3 का, एक 1x1 का, या 2 1x1 के, एक 2x2 का, 4 1x1 के, ये पॉसिबिलिटी आ रही नहीं आ रही है। पर ये 2 जो है, अगर जीएम 3 आई तो इनके अलावा तो बाकी, क्योंकि अगले में हमारा बढ़ ही रहे हैं, बाकी में तो बढ़ ही रहे हैं हमारे, अगर जीएम 3 आ गई तो इन 2 के अलावा बाकी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें ब्लॉक बढ़ जा रहे हैं, ब्लॉक तो 3 ही होने। अब ये वाला कि ये वाला, अब इसमें से कौन सा चूज करोगे आप, दैट मेथड इज यूजफुल नाउ, कि हम ये इसमें मेथड से, जैसे चाहे 3 पे अप्लाई कर दो चाहे 2 पे अप्लाई कर दो। अगर आपने k को 2 रखा और यहां पर ये नंबर 0 आ गया, इसमें 2x2 एक भी ब्लॉक नहीं होगा, तो फिर यही आएगा, है ना। आसान यही है कि 2x1 में 0 आ जाना चाहिए, या फिर 3 रख लिया वहां पर, 3 चूंकि बड़ा हो जाएगा ना, या 3 यहां पे 4, तो कोशिश करना चाहिए कि छोटे वाले देखने चाहिए। 1 रखो या 2 रखो, इससे काम चल जाएगा। 1 रख लो ना, ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए मैंने यहां 1 किया। जैसे ये खत्म हो गया 1 वाला, 0 आ गया, तो यही आंसर है ना फिर तो, कंफर्म। तो दैट इज अनदर की नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट आइगन वैल्यू। नेक्स्ट, the sum of sizes of all the Jordan blocks corresponding to lambda I, the sum of sizes of all the Jordan blocks corresponding to lambda I is equal to algebraic multiplicity AM of lambda I. ठीक, the sum of sizes of all the Jordan blocks corresponding to lambda I is equal to the algebraic multiplicity of, ठीक है। Then और लास्ट जो रूल नहीं है, जो केवल कन्विक्शन है कि ऐसा होता है, ठीक है। इफ मैट्रिक्स along with the basis is known,
if the matrix along with the basis is known, that means or transformation is known, तो हम खुद बना लेंगे. मैट्रिक्स along with the basis is known और सीधे से ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन, देन जेसी फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड यूनिकली, कैन बी ऑब्टेन्ड यूनिकली up to orders of the Jordan blocks. Orders of the Jordan blocks. अच्छा, ये रूल लिखाने से पहले हम बता तो चुके थे ना जॉर्डन ब्लॉक्स क्या है, बाय डायग्राम मैट्रिक्स है, डायग्राम में क्या क्या आने वाला है, कंफर्म. अब आप देखिए इतनी बड़ी मैट्रिक्स कौन बनाएगा बैठ के. हम आलसी होते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है. नहीं, आप लोग मत देखो, हमको पता नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बट ये नहीं मन करता करने का. नहीं, वो रो कॉलम वाले लोग हैं ना, रो कॉलम वाले भी तुमको ऐसे लगता है, कोई ऐसे लगता है, तो वो कहीं से भी ले सकते हो. ए और ए ट्रांसपोज की एंगल सेम ही होती है ना, ठीक है. आप समझिए यहां पर जैसे अब हमने एग्जांपल उठा रहे हैं, यहां पे कुछ एग्जांपल. नंबर 1, सी ए एक्स एक्स माइनस 1 4 एक्स माइनस 2 स्क्वायर. मुझे नहीं पता कि मिनिमल क्या है. दो नॉन सिमिलर मैट्रिसेस की मिनिमल और करेक्ट पॉलीमर सेम हो सकती है, देखा भी था अपन ने ना, हो सकती है. दुनिया भर की नॉन सिमिलर मैट्रिसेस जिनका सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर होता है, मिनिमल भी होती है ना. तो अभी मुझे इतना ही मालूम है, ये मालूम चला कि 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स रही होगी, बट उसने दिया नहीं है. तो व्हाट इज जेसी फॉर्म? तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि एफ ऑफ एक्स बताओ, पता नहीं कोई सा फंक्शन बताओ. अच्छा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 5, एफ ऑफ 5 इक्वल टू, कैसे मान लेते हो इनवर्स लगती तुम्हारी. तो एफ इनवर्स 1 कहते तब भी समझ में आता है, 5 कहते ना, ऐसे नहीं बता सकते, इंफॉर्मेशन कम भी होती है ना. यहां पर मैट्रिक्स नहीं पता मुझे, इसका मतलब डिफरेंट नॉन सिमिलर मैट्रिक्स भी सेम सी ए रह सकती है, सी एक्स हो सकता है ना. और दो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी सिमिलर होती है जब उनका जेसी फॉर्म सेम हो, है ना. तो यहां से जेसी फॉर्म लिखना शुरू करो. तो मिनिमल के बारे में पता तो नहीं है, तो पहले तो मिनिमल की कितनी पॉसिबिलिटी है वो देखो. मिनिमल की पॉसिबिलिटी कितनी आएंगी, तो आप देखोगे तो जो एम ए एक्स आएगा वो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये तो कम से कम चाहिए ही चाहिए. अब उसके अलावा जो आ सकते हैं एक्स माइनस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 1 क्यूब, एक्स माइनस 1 4 और एक्स माइनस 2, और ठीक एक और जिसमें सब में 2 है, 8 हो गए. दिस इनटू दिस, यही आएंगे. और कौन से आएंगे फॉर्म? नंबर ऑफ पॉसिबल मिनिमल पॉलिनॉमियल्स 4 तो यही हो गए. अब सब में 2 2 करता जाऊं तो 4 और आ जाएंगे, तो ये 8 आएंगे ना, हमेशा इतने ही आएंगे. और ऐसे ही ये n1 है, ये n2 है, तो n1 इंटू n2 और प्रोडक्ट ni इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल मिनिमल पॉलिनॉमियल. बट वी डोंट नो विच एग्जैक्टली इज मिनिमल पॉलिनॉमियल बिकॉज मैट्रिक्स इज नॉट नोन, ठीक है. अब इसके करस्पॉन्डिंग बनाओगे तो डायगोनलाइज हो जाएगी. अब देखिए ना, इसके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक x माइनस 1 x माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 1 क्यूब, x माइनस 2 स्क्वायर और x माइनस 1 टू पावर 4 x माइनस 2 स्क्वायर. ये 8 है. कम से कम 8 फॉर्म तो दिख ही रहे साफ साफ मेरे को. अभी मैं देख रहा था कि ये होने के बाद भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आ जाती है मिनिमल होने के बाद भी, तो 8 से तो ज्यादा ही आएगी, कम तो नहीं आने वाली. अब देखो फर्स्ट फॉर्म, अगर ये मिनिमल होता
तो 1 के करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक साइज 1 का, 2 करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक साइज 1 का, और सबका साइज 1 का ही फिर रहने वाला है, तो मैट्रिक्स कैसी होगी? डायगोनलाइज हो गई। A matrix can be diagonalized if and only if the minimal polynomial is product of non-repeated distinct linear factors. It is linear factors. तो डायगोनलाइज हो जाएगी इस केस में। एक बन गया जैसी फॉर्म। इस केस में आओगे तो ये मेरा मिनिमल है, एक ब्लॉक 2 क्रॉस 2 का चाहिए, एक ब्लॉक 2 क्रॉस 2 का चाहिए, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग 2 चॉइस वहीं आ गई, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 2 चॉइस वहीं आ गई, नहीं आ गई। तो एक ब्लॉक 2 क्रॉस 2 का, बाकी जो 2 बचे हैं वो उनके पास 2 चॉइस, दोनों 2 क्रॉस 2 में हो जाए या 1 क्रॉस 1 में। और फिर इसके लिए एक ही चॉइस है ना? तो अगर ये मिनिमल है और ये करेक्ट पॉलिनॉमियल है, तो मेरे पास 2 पॉसिबल जेसी फॉर्म्स है केवल। एक वाले में एक कौन सी है? यहां पर एक ये ब्लॉक 2 क्रॉस 2 का, एक 2 क्रॉस 2 का, ये 2 1 क्रॉस 1 के तो है ही यहां पर, और यहां पर एक 2 क्रॉस 2 का, 2 1 क्रॉस 1 के, और ये 2 1 क्रॉस 1 के। ये ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द जेसी फॉर्म, ये भी वहां पे लिख लेना चाहिए रूल, कि जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं दैट इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इन टोटल। नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द जेसी फॉर्म जितने भी आएंगे, जैसे यहां पे कितने आए? 4, यहां पे कितने आए? 5। मैट्रिक्स कैसी है? 6 क्रॉस 6 की। इसके पास 5 या 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, हर आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? उसकी जीएम के बराबर। और जीएम क्या होती है? नंबर ऑफ एलआई आइगन वेक्टर्स। तो जितने ब्लॉक होंगे हर आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग उतने ही तो वो मिल रहे हैं ब्लॉक, जितनी जीएम है। तो सबका सम क्या होगा? जीएम का सम ही तो है। नंबर ऑफ ब्लॉक इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ जीएम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज। और जीएम क्या है? एलआई आइगन वेक्टर। तो जितने ब्लॉक्स होंगे उतने ही एलआई आइगन वेक्टर्स। अब अगर ये क्वेश्चन पूछे, हाँ रिपीट फिर से ही होता है दादा, ठीक है। ये जो मेरे पास अब भूल जाते हो, बीच में भटक जाते हो। ये मेरा मिनिमल करेक्ट पॉलिनॉमियल है, मिनिमल पॉलिनॉमियल ये और ये। पहला वाला केस डिस्कस किया मैंने। अगर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। आइदर मैट्रिक्स इज गिवन कंप्लीटली, कन्वर्ट इनटू जेसी फॉर्म, सारे प्रोसेस उठाओ, शुरू हो जाओ, सारे रूल आपके पास हैं। ये निकालो, ये निकालो, और फिर वो रूल अप्लाई कर करके ढूंढो। जैसे हमने मैट्रिक्स मुझे मिली, मैंने करेक्ट पॉलिनॉमियल निकाला, मिनिमल निकाला, ये करेक्ट पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल से मेरे पास ये 2 आ गए, या तो ये होगा या। अब मुझे ये ढूंढना है कि ये वाला है कि ये वाला है। तो मुझे यहां पर 1 क्रॉस 1 के 2 ब्लॉक हैं या एक भी नहीं है। इस केस में एक भी नहीं है, बस मुझे यही चेक कर लूं, मेरा काम हो जाएगा। इसलिए मैंने 1 क्रॉस 1 को वहां लिखवाया सबसे पहले, वही कि वो जो फॉर्मूला दिया उसमें k इक्वल टू 1 रखो, या लास्ट वाले फॉर्मूले में तो कुछ मत रखना, सीधे सीधे लेवल मैंने स्क्वायर है उसमें रखिए। अगर वो 0 आ गया तो ये वाला, अब 0 नहीं आएगा तो पक्का यही आएगा। इन दोनों में से तो तय हो गया ये वाला है कि ये वाला है। डन। ये किससे करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स है? 1 के करस्पॉन्डिंग। ये 3 किससे करस्पॉन्डिंग ब्लॉक है? 1 करस्पॉन्डिंग। यहां 3 ब्लॉक होने मतलब GM3 रही होगी, यहां 2 ब्लॉक होने मतलब GM2 रहा होगा। तो GM2 है या 3 है डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉक्स। यहां पर 2 ब्लॉक है, इसका मतलब GM2 ही है। तो इस केस में 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 2 ही है कि नहीं। और 1 की पता नहीं, 1 की पता करनी पड़ेगी हमको। या तो मुझे मैट्रिक्स तो मैं GM निकालूंगा तो ब्लॉक दूंगा, या मुझे ब्लॉक दे तो बता दूंगा GM कितनी है। आइदर वे है ना। बट कुल कितने ब्लॉक हैं? 5 ब्लॉक हैं। तो 3 एलआई वेक्टर यहां से मिलेंगे, 3 एलआई आइगन वेक्टर यहां से मिलेंगे। कुल कितने मिलेंगे? 2। 5 मिलेंगे, यहां पर 4 मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये पूछ बैठे कि इफ CAX इक्वल टू x माइनस 1 4x माइनस 2 स्क्वायर, MAX इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2, देन A इक्वल टू AIJ 6 क्रॉस 6, देन नंबर ऑफ LI आइगन वेक्टर्स ऑफ A इक्वल टू A 2 B 3 C 4 D may can be maybe 4 5।
ये पक्का नहीं हो सकती, ये पक्का नहीं हो सकती, ये दो तो होंगे। दीज आर दी आंसर्स। ठीक है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, टोटल जॉर्डन ब्लॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इन टोटल, सबको मिला के। मतलब S1 यूनियन S2 यूनियन S3 जो आइगन स्पेसेस हैं उनके बेसिस के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे। जितने भी आइगन स्पेसेस हैं सारे आइगन स्पेस इकट्ठा कर लीजिए आप, सबके बेसिस लीजिए। मान लीजिए के आइगन स्पेस है तो S1 S2 SK बनेगा, तो कार्डिनलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन SK इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। आ रहा है समझ में? हाँ नहीं दुष्ट हो सब। हाँ अच्छा, ये जो कन्वर्जन रूल्स है ना, वन बाय वन समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बस 4-5 रूल लिखे हमने। जो CX और MX है ये तय करते हैं कम से कम टू स्टार्ट विथ, हाउ टू स्टार्ट। जो आपको CX होगा उसमें उसके रूट्स मिल रहे होंगे, फैक्टर्स होंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा के, उसमें से एक लैम्डा 1 पकड़िए। देखिए AM कितना है, जो उसका AM आएगा मतलब लैम्डा JC फॉर्म में डायगोनल पे उतनी बार तो आएगा। अगर ब्लॉक हटा दो ना ये, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको देखो एक्चुअली इसको, तो ये मैट्रिक्स ऐसी रही होगी। ये 2+2 का ब्लॉक है तो 1 1 0 1 0। ये तो मैट्रिक्स है ये। अगर मैं ये हटा दूं, ये डायगोनल ये ब्लॉक्स हटा दूं, तो ये देखो सीधे सीधे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। डायगोनल पे 1 1 1, हाउ मेनी टाइम्स, एज मेनी टाइम्स। ये तो आएगा नहीं आएगा, ऑब्वियसली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी जो उसके सिमिलर है, तो डायगोनल में तो आगे वैल्यूज ही आएंगी। बट लिख रहे हैं ब्लॉक के टर्म्स में, अल्टीमेटली इसको हटा दोगे आप तो ये एक अपर ट्रायंगुलर, वो भी बाय डायगोनल मैट्रिक्स बनी है। यहां पर 1 4 बार आया है और 2 2 बार आया है। अब ये एंट्री कहां 0, कहीं यहां 1 यहां 0 यहां 1 यहां 0, ये और देखना होता है कि जो इस पे कितनी जगह 1 है कितनी जगह 0 है, वो ब्लॉक तय करते हैं, है ना। इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2। देखो ये है बारे में, बट अगर ब्लॉक देखो तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है ना। आना तो अपर ट्रायंगुलर ही है, तो हर आइगन वैल्यू एग्जैक्टली उतनी बार आने वाली डायगोनल पे जितने की उसकी AM है ना। अब वो ऐसे इंडिपेंडेंट यानी ब्लॉक्स में आ रही है, वो कुछ इस वाले ब्लॉक में आ गई, कुछ इस वाले ब्लॉक में आ गई, कुछ इस वाले ब्लॉक में आ गई, कुल मिला के रहेगी तो 4 ही। अब कितने ब्लॉक्स के थ्रू आई है, 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक, वो कौन तय करेगा, तो पूरे रूल्स है आपके पास। तो स्टेप 1 में लैम्डा चूज कीजिए, उसकी AM देख लीजिए कितनी है AM, मान लीजिए यहां पे 4 आया। अब देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल में पावर क्या है, वो पावर तय करेगा ब्लॉक का लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। यहां पर 2 है तो साइज 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, और 2 का 1 रखना पड़ेगा, इसलिए आपने 2 का रख लिया यहां पर। और बाकी जो अब अभी भी तो और है ना, उतनी बार आना चाहिए, तो अभी 2 बाकी हैं। इनको कैसे रखा जाए, 2 ब्लॉक में या 1 ब्लॉक में, ये नंबर ऑफ ब्लॉक तय होते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से और वो एब्सर्ड फार्मूले से। ठीक है, अगर GM 3 है तो 3 ब्लॉक चाहिए हमको, GM 2 है तो 2 ब्लॉक चाहिए। अब 4 को डिवाइड करो 3 पार्ट में या 2 पार्ट में, और एक 2 तो होना चाहिए उसमें, कैसे करोगे, 1.5। ठीक है, तो एक तो 2 आएगी हमारे पास, तो बचे वही ना, दिया तो 2+2 कर दें या फिर हम 1, तो वो 2 पॉसिबिलिटी लिख ली। ये 2 पॉसिबल JC फॉर्म्स हैं। अब 1 के करस्पॉन्डिंग जितने ब्लॉक हैं वो उसकी GM है, तो यहां पर GM 2 रही होगी इसलिए ये किया, यहां पे GM 3 रही होगी इसलिए ये किया आपने। अगर आपको GM होता तो मालूम चल जाता कितना है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू GM। तो 1 करस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक आए, 3, तो नंबर ऑफ ब्लॉक करस्पॉन्डिंग 1 इज नंबर ऑफ Li वेक्टर करस्पॉन्डिंग 1, नंबर ऑफ ब्लॉक करस्पॉन्डिंग 2 इज नंबर ऑफ Li वेक्टर करस्पॉन्डिंग 2। तो कुल कितने ब्लॉक है, 5, तो कितने Li वेक्टर्स होंगे, 5। और इस केस में
समझ गए? पक्का? अगर ये वाला होता, ये वाला x माइनस 1 क्यूब, तो इसमें एक ही फॉर्म आता, एक तो 3 क्रॉस 3 का चाहिए, तो दूसरा 1 क्रॉस 1 का, 2 ही ब्लॉक बनेंगे। अब GM तो कुछ और है, GM 3 है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो GM 2 ही हो सकती है। एक 3 क्रॉस 3 का ब्लॉक और एक 1 क्रॉस 1 का ब्लॉक बनना ही बनना है। 2 ब्लॉक यहां पर आ गए, यहां 2 है, यहां 2 है, तो यहां भी 2 ब्लॉक आएंगे 1 क्रॉस 1 के। तो एक यूनिक आया नहीं आया? इसमें 2 पॉसिबिलिटी आई, उसमें यूनिक आ गया। कितने ब्लॉक आएंगे उसमें? 2 ब्लॉक 1 की करस्पॉन्डिंग, 2 ब्लॉक 2 करस्पॉन्डिंग, एग्जैक्टली 4 हो जाएंगे। अगर मैं इसकी जगह उसको रिप्लेस कर देता हूं तो ये आंसर खत्म हो जाएगा, फिर ये आंसर बचेगा। बात समझ में आ रही है? फिर ये आंसर बचेगा। पक्का? ये सबसे आसान सेगमेंट है लीनियर अलजेब्रा का। अगर इसमें तकलीफ है तो भगवानी मालिक है आपका। क्वेश्चन पक्का आ रहा है इस बार। जो 86, 66, 87 क्वेश्चन है वो यही वाला है, पक्का ये आएगा। और लड्डू जैसा क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल बताओ इसमें कौन सा जीसी फॉर्म है कि नहीं है। यस, दे मे आस्क यू काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू GM और GM थ्रू ब्लॉक, दोनों पूछ सकता है वहां से, या AM के बारे में बात कर सकता है, या नंबर ऑफ JC फॉर्म भी पूछा जाता है। अगर ये नहीं दिया जाता, सिर्फ इतना देता, ये नहीं देता, ये CX है, तो कितनी फॉर्म्स आती? दे देगा वो, ठीक है ना? तो JC फॉर्म से आप कन्वर्ट करते हो तो यू गेट ब्लॉक्स। हाउ मेनी ब्लॉक्स, हाउ टू काउंट, मैंने सारे आपको रूल दिए हुए हैं। बट ये जो ब्लॉक्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज टोटल नंबर ऑफ Li आइगन वेक्टर्स। अगर आप देखो तो इफ Si that is S1, S2, Sk are basis for the eigen spaces W1, W2, Wk respectively, then cardinality of union Si is equal to number of blocks, Jordan blocks, of course, Jordan blocks। होगा कि नहीं होगा? ये चीज समझ में आ रही है? ये सारे वहां पे स्टेटमेंट होंगे तो क्या करोगे आप? सोच क्वेश्चन तो जैसे न्यूमेरिकल एग्जांपल है तो बना कन्वर्ट तो कर लिया, बट ये कन्वर्ट समझो ना कि जितने S1 क्या है, W1 की बेसिस, W1 क्या है, आइगन स्पेस, तो S1 की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? λ1 की GM। S2 की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? λ2 की GM। ठीक है, तो λ1 का कितने ब्लॉक होंगे? जितनी उसकी GM होगी। λ2 का उतने ब्लॉक, उसकी GM, सबका सम निकाले तो टोटल ब्लॉक नहीं आ जाएंगे हमारे पास? हर एक कस्टमर इतने ब्लॉक तो मिल रहे हैं, कॉमन तो कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बताइए क्वेश्चन। करो क्वेश्चन। ऐसे लड्डू बटते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 कैसे? P3 3 होता है। हाँ, P3 3 होता है, 5 कैसे आ गए? एक 3 क्रॉस 3 का ब्लॉक तो हो गई होगा। अब बाकी बची 5 आइगन वैल्यूज।
उनको ऐसे ब्रेक करना है, किसी का भी साइज 3 से बड़ा ना हो, 3 हो सकता है। तो 5 के 7 पार्टीशन है ना, उसमें से एक पार्टीशन 5x5 है और एक 4x1 है, 4-1। ये 2 हटा के बाकी सब में आ जाएगा, तो वो 5 बने। ऐसे सोच रहे हो ना? नहीं, ये भी तरीका हो सकता है सोचने का ना। आंसर सही आया था ना? बिल्कुल ठीक है। एक 3x3 का ब्लॉक तो आएगा ही आएगा, और 8x8 है। इससे ये तो कंफर्म हो गया ना कि जो CX है दैट इज x-1 टू द पावर 8, इसी से बनने वाला है। अब एक 3x3 का ब्लॉक तो आ चुका है, अब बाकी बची 5 आइगन वैल्यू तो अभी है ना, 1 1 1। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है, किसी का साइज 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है वहां पर। अगर मैं 5 को जेनरिक जस्ट पार्टीशन कर दूं उसका 5 का, तो 7 पार्टीशन होते हैं। उन 7 पार्टीशन में एक तो खुद 5 वाला भी है और एक 4-1 वाला भी है, ये 2 अलाउड नहीं है। बाकी कुछ भी करोगे, किसी का साइज 3 से बड़ा तो नहीं होगा ना। कुल 7 है, ये 2 हटा दिया तो 5 ही बचे ना, वो 5 मेथड है आपके पास। नहीं पक्का हो गया, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन ऐसे भी। अच्छा, आपने वैसे करके देखा था, कितना आया था? आ गया ना? हाँ, मैं बता रहा हूं। इफ CAX इक्वल, पर ये देखो, CAX इक्वल टू प्रोडक्ट x माइनस लैम्डा आई टू द पावर NI, ये लिखा हुआ है। जब हम जॉर्डन ब्लॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे तो हर लैम्डा आई करस्पॉन्डिंग जो भी ब्लॉक बनेंगे उनके साइज का सम तो NI आना चाहिए, पक्का। तो ये NI को ब्रेक कर लो, जितने ढंग से कर सकते हो उतनी पॉसिबिलिटी आएंगी हर NI करस्पॉन्डिंग। सो this implies number of JC forms is equal to partition of NI और product। ये चाहिए हमको, I vary from 1 to K, I vary from 1 to K। इसमें कोई डाउट है? हर एक का पार्ट, अगर कुछ और नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, ये देता अगर हमको वो, तो हम क्या करते? सीधे P of 8 बड़ा नंबर होता बट निकालने की कोशिश करते, ठीक है। P6 तो पता है 11, याद ये होता। ये जो आता है मिनिमल पॉलिनोमियल, जब तक वो नहीं दिया, जैसे ही मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगा ना, तो अब पार्ट नाउ इफ CAX इक्वल टू प्रोडक्ट x माइनस लैम्डा आई टू द पावर NI एंड MAX इक्वल टू प्रोडक्ट x माइनस लैम्डा आई टू द पावर MI, ठीक है। तो अब अगर ये दिया जाए तो हर एक करस्पॉन्डिंग, यहां पर सबको मल्टीप्लाई कर दिया था, अब उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे? कुछ नया फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, मान लीजिए हम लोग। वो फंक्शन क्या है? Q ऑफ Q कहां गया? MI, QMI इक्वल टू, देखेगा, P ऑफ NI माइनस MI माइनस कुछ एक टर्म आएगा TR। N में से M सेपरेट करो, जो बच गया उसके निकालो पार्टीशन। उन पार्टीशंस में से वो पार्टीशन माइनस कर दो जिसमें किसी भी एक पार्ट का साइज हमारा MI से बड़ा हो, ठीक है। जैसे आपने यहां पर था 8 और यहां था 3, तो एक 3x3 का ब्लॉक तो होनी होना है, तो बाकी बची 5, तो 8 माइनस NI माइनस 3, ये 8। P ऑफ 8 कितना आया? P ऑफ 5, ये 7 आया। इन जो P ऑफ 5 में एक 5 और एक 4-1 और बाकी जितने भी हैं सब 4 से तो लेस ही आएंगे, पक्का ना। तो ये 2 मैंने माइनस कर दिए, ठीक है। तो टोटल 7 थे, वो 2 माइनस हुए तो 5 आ गए। बट ये हमेशा आसान नहीं होगा, इस तरह से भी करना भी, नंबर बड़े बड़े हो सकते हैं। वो देखना कौन से रैंडम तो देख ही पा रहे हो ना, ये माइनस कर दिया हमने। मान लीजिए इस केस में तो फिर भी आसान हो जाएगा, मान लीजिए x माइनस 1 टू द पावर सपोज 6 है, ये MX है। एक ब्लॉक 6 का हो गई होगा,
और ए आई जे जो मेरा है वो मेरी ए आई जे मैट्रिक्स है, वो मान लीजिए आपकी 11 क्रॉस 11 है, 11 क्रॉस 11 है। तो आप तो एक 6 क्रॉस 6 का ब्लॉक चाहिए, बट यहां पर ये जो फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा काम नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे पेज आ गए। अब तो 6 तो निकल चुकी है, अब बाकी बची कितनी आगे वैल्यू 5, ठीक है। अब कैसे भी साइज ब्लॉक कर दो उनका, तो ये तो नंबर नेगेटिव आ गया ना, उस टाइप सब देखा जाए ना, तो ये नंबर 6 आ गया, यहां तो नंबर आ ही नहीं रहे, सारा 0 आ गया ना। अगर मेरा ये इस केस में कितना आएगा बताओ, बाकी बची एक तो बाकी 5 ही तो बची है ना, उनको जैसे मर्जी ब्लॉक वो कर लो, तो P of 5 सीधे सीधे हमारा 7 आ गया। यानी अगर मेरा ये जो ni माइनस mi अगर ये mi से लेस है और इक्वल है तो एग्जैक्टली P of ni माइनस mi आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सोच के देखो, ni माइनस mi अगर mi से लेस, इस केस में हुआ ना, टोटल 11 थी, तो ये क्या हो गया मेरा cx x माइनस 1 टू द पावर 11, दिस माइनस दिस इज व्हाट 5, या 12 भी कर लो, चलो 6 आ गया। अब बाकी जो 6 बची उनको ब्लॉक करना, आप 6 को 6 में कर सकते थे, वो तो जितने ढंग से कर सकते हो पार्टीशन वो सारे आ जाएंगे। तो व्हाट इज P of 6 11, देयर आर 11 JC फॉर्म्स। तो आप हमेशा फॉर्मुलेशन इस तरह करने की कोशिश मत करो, इन पार्ट्स ट्राई टू फॉर्मुलेट, पार्ट्स में फॉर्मुलेट करो। हाँ क्या, हाँ ये 12 कर दिया मैंने, अब बताओ क्या है इशू, ये 12 है, ये मेरा 6 है, तो एक 6 क्रॉस 6 का ब्लॉक चाहिए, वो कितनी आगे वाली खत्म हो चुकी है, 6 खत्म हो चुकी है, बाकी कितनी बची है अभी 6 बची है। उनको कैसे कर सकते हैं ब्लॉक, हम किस तरह से, जो भी पार्टीशन 6 के हो सकते हैं, 6 से कितने पार्टीशन होते हैं 11, इसमें कोई भी साइज 6 से बड़ा होगा क्या? जब 6 के ही पार्टीशन कर रहे हो तो कोई भी साइज नहीं हो सकता 6 से बड़ा, तो जितने भी पार्टीशन ले लो सारे के सारे वैलिड है यहां पर। यही अगर मैं यहां पर 5 करता, यहां 11 करता, अब क्या होता, अब 6 बची है ना, इनके जो 11 पार्टीशन है P6 उसमें से एक तो 6 भी है, वो हट गया, और बाकी क्या है, तो अब कितने आएंगे जेसी फॉर्म्स, P6 माइनस 1, P6 माइनस 1, तो कितने आ गए 10 पार्टीशंस आ गए। समझ में आ रही है बात, आ रही है नहीं? हाँ ये सब मिटा दिया। अब समझिए ऐसे जो रूल्स हैं, इतना इसको कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए, आप फंडामेंटल समझने की कोशिश कीजिए, हाउ टू फाइंड ब्लॉक्स एंड काउंट देम। ये दो चीजें हैं ना, जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी पावर है करस्पॉन्डिंग लैम्डा आई, उससे बड़े साइज का ब्लॉक नहीं हो सकता, और एक ब्लॉक तो साइज का चाहिए, और सारे ब्लॉक के साइज का सम जो आएगा वो ni के इक्वली आ जाएगा। यहां ni था जो cx x माइनस 1 टू द पावर मेरा 11 था, और mx जो है वो x माइनस 1 टू द पावर 5 है। तो एक तो ब्लॉक 5 का साइज तो चाहिए ना, लेकिन सारी तो भी खत्म नहीं हुई है, मेरे पास कितने 1 है 11 है, डायगोनल पे मुझे 11 1 चाहिए। तो बाकी जो 6 हैं उनको कैसे क्लब करो, कितने ब्लॉक बना सकते हो, पॉसिबिलिटी क्या क्या है आपके पास? तो किसी ब्लॉक का साइज 5 से बड़ा तो होना नहीं है, और 6 मेरे पास है, एक काम करते इनको सबको पार्टीशन कर लेते जितने का पॉसिबिलिटी है, तो कितनी है 11, P6 क्या होगा 11, इन 11 पार्टीशन में केवल एक पार्टीशन पे 6 खुद भी आया है, वो अलाउड नहीं है, बाकी सब में 5 या उससे लेस वाले ही हैं, वो सारे अलाउड है कि नहीं है? कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी 10, टोटल 11 थे, एक हटा दिया आपने, तो देयर आर 10 जेसी फॉर्म्स। इफ दिस ये दे दे वहां पर, ठीक है, एंड aij विच इज a और 11 क्रॉस 11, तो नंबर ऑफ जेसी फॉर्म्स 11 10। अगर ये हटा देता ये, और यहां पर उसने कुछ और कर लिया, मतलब यहां 4 कर लिया, अब तो 7 बची है ना, P7 कितना होता है ना, पक्का होता होगा, आप कह रहे भरोसे से, तो
ठीक है, तो उसमें एक तो खुद 7 भी है, वो हट जाएगा, 6 1 भी हट जाएगा, है ना, 5 1 5 1 1, 5 2 और 5 1 1 ये भी हट जाएंगे, और बस 3 हट गए, 4, तो बाकी जो बचे वो है। नहीं तो फिर बाकी तो आपके पास तरीका है, शुरू हो जाओ ब्लॉक बनाना, जो भाई कर तो रहे थे ना 5 + 5 में, वो 5 तभी तो आया था वहां पर पहले। वैसे भी आंसर तब भी आएगा ना अगर अपनी पे आ जाओगे तो। अगर मैट्रिक्स दे दे, अब अपनी पे आ जाए तो सभी निकाल लोगे ना वहां पर। एक काम करते, पहले एक मैट्रिक्स देता हूं मैं आपको, कन्वर्ट इनटू जेसी फॉर्म। तो आप छोटी सी सुंदर सी मैट्रिक्स, बहुत सुंदर सी मैट्रिक्स, ए P7 जो आया उसमें से 4 माइनस करे ना आपने, एक 7 वाला माइनस हुआ, एक 6 1 वाला माइनस हुआ, एक 5 1 1 वाला माइनस हुआ और एक 5 2 वाला माइनस हुआ। ये 4 माइनस हुए ना, ठीक है। P7 15 होता है कंफर्म, उसके भरोसे कह रहा हूं मैं, नहीं तो आप निकालो पहले P7, उतना जरूरत पड़ती नहीं है, आएगा भी नहीं। कन्वर्ट इनटू जेसी फॉर्म, इसका जेसी फॉर्म कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, CAX इक्वल टू, जो हम CX लिख रहे हैं वो आ गया, यहां से देखो तो X इंटू X माइनस 2 इंटू X माइनस 2, अरे यार ये 1 है यहां पर, सही तो था 2, मिर्ची मैट्रिक्स है ना, ये तो 2 ही आएगा, तो यहां चेंज कर दूं ना मैं, ज्यादा गंदा हो रहा था, थोड़ा अच्छा बनना चाहिए ना। ये देखो अब यहां पर 1 स्क्वायर और मिनिमल पॉलिनोमियल x आ गया मेरा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 स्क्वायर। ये कैसे आया, इन दोनों का मिनिमल निकाला मैंने और उनका एलसीएम ले लिया। तो ये ब्लॉक में है ऑलरेडी, ब्लॉक मैट्रिक्स जब ब्लॉक डायगोनल होती है तो सबका मिनिमल अलग से निकाल के आप उनका एलसीएम ले लेते हो। तो इसका मिनिमल तो वही है, डिस्टिंक्ट फैक्टर x इंटू x माइनस 2 तो वही आ जाएगा, और इसका जो है x माइनस 1 का स्क्वायर है ये, वो इसका हमने एक्चुअली निकाला था, कौन सा 2, ये मैं लिखी वैसे रहा हूं ताकि मुझे पता हो, है ना, ठीक है। ये अगर देखा जाए ना तो अभी हम जेसी फॉर्म पढ़ के आ रहे हैं, उसने ये 2 + 2 मैट्रिक्स को बाहर निकाल के देखो, ऐसे बाहर आई, ऐसे उठा के बाहर ले आए, 1 0 1 1, ये जेसी फॉर्म में है कि नहीं, अपने आप में 1 नीचे है, ट्रांसपोज में है तो जेसी फॉर्म में, और एक 1 आइगन वैल्यू है, एक 2 × 2 का ब्लॉक है सिंगल, तो x माइनस 1 का स्क्वायर होना चाहिए मिनिमल पॉलिनोमियल में, 2 × 2 का ब्लॉक बनाए तो मैंने इसका मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस 2 का स्क्वायर और दोनों का एलसीएम दिया गया, तो ये मेरा आ गया ऑलरेडी। तो क्या होगा जेसी फॉर्म, 0 करस्पॉन्डिंग एक ही, 0 करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक, बाकी एक ये हो गया, 2 करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक ये आ गया, एक ब्लॉक ये आ गया, 0 0, 1 करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक 2 साइज का, दिस इज, ये खत्म हो गए, ये उठ के चला गया, आ गया जेसी फॉर्म। ये कैटेगरी पॉलिनोमियल, मिनिमम पॉलिनोमियल, आइगन क्या 0 2 और 1, 3 आगे वैल्यू है, 0 करस्पॉन्डिंग एक ही ब्लॉक बनेगा, एक ब्लॉक बन गया, 2 करस्पॉन्डिंग एक ही ब्लॉक बनेगा, एक ब्लॉक बन गया, 1 करस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक बनेंगे, 2 ब्लॉक बन गए। जेसी फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं, हाँ एक फॉलो कर लिया, हम लोग कॉलम वाले लोग हैं ना, हम लोग हर चीज कॉलम में लिखते हैं ना, तो हमारा ये फॉर्मेट आता है हमेशा, ठीक है।
क्या जेसी फॉर्म की अब हमारे पास आइगन वैल्यू आएगी, उससे जो प्लॉटिंग है वो मिनिमम फॉर्म दोनों को यूज करना पड़ता है भाई, ऐसे एक के थ्रू कैसे बोल रहे हो? अगर क्यों आएगा? जब हमको मैट्रिक्स दी गई है तो हम यूनिकली सब कुछ निकाल पाएंगे ना। ये मेरी मैट्रिक्स है, इसका मुझे जेसी फॉर्म लिखना था, सब कुछ मिलेगा मुझे, यूनिक मिलेगा, और वो भी कितने ब्लॉक होंगे, किस किस के, सब इस पे तय होगा ना। ये मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, ये मिनिमम पॉलिनॉमियल ब्लॉक तो ऐसे ही आएंगे, और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? ये थोड़ी हटा सकते हैं। हाँ, वो तो लीनियर फैक्टर्स आ गए ना, डायगोनलाइज हो जाएगी उसकी, तो वो डेसी फॉर्म डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। वो अगर टर्म भी वो कॉमन हो गया है, ठीक है। इनका क्वेश्चन अगर ये मैट्रिक्स होती, सब, तो ये जो mx आया था, इसका mx वो क्या आया था? x इंटू एक्स माइनस 5। अब बताओ क्या इशू है? इसका जेसी फॉर्म लिखोगे आप, ये पावर क्या है? 1 1, तो हर ब्लॉक साइज 1 का आएगा, हर ब्लॉक साइज 1 का आएगा। अब कितने ब्लॉक किसके होंगे वो कौन तय करेगा? सी एक्स मुझे मालूम है, ये है, तो 4 ब्लॉक साइज 0 के, इसका जो जेसी फॉर्म आएगा वो आएगा 0 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 लोग कुछ मौका चाहिए बस, है ना। और ये है ना 5 + 5, ठीक है, ये बन गई। तो ऑब्वियसली अगर मेरा मिनिमल पॉलिनॉमियल लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट, लीनियर पॉलिनॉमियल प्रोडक्ट है, डिस्टिंक्ट वो भी, तो हमेशा डायगोनलाइज होगी वो, तो ए पेन ओनली, तो उसका जेसी फॉर्म हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स आता है। किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करोगे वो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। अगर सारे ब्लॉक का साइज 1 है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, और तभी होगा, और हर उस आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग साइज 1 आएगा उसका, जिसका मिनिमल पावर 1 है। अगर मिनिमम mi इक्वल टू ni, देयर इज ओनली 1 ब्लॉक ऑफ साइज mi. इफ mi इक्वल टू 1, देयर आर ni ब्लॉक ऑफ साइज 1. ये आप चाहो तो नोट लगा सकते हो उसके अंदर, ठीक है। जेसी फॉर्म कन्वर्जन रूल्स में ही कंटिन्यूड, है ना। कहाँ? ये यहां 1 होता, ठीक है, ऑब्वियसली फिर तो वो आता है, 2 ब्लॉक बनते 1 + 1 के, डायगोनल हो जाती, डायगोनलाइज हो जाती वो, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इफ mi इक्वल टू ni, then there is only 1 block corresponding to lambda I of size mi. सिर्फ एक ब्लॉक आएगा, पहला, और दूसरा if mi इक्वल टू 1, then there are ni blocks of size 1 each. कम से कम ये जो चीजें हैं ना, तो इतना हिस्सा तो साफ साफ दिख ही जाता है ना, कि अगर मेरा जो CAX है वो x - 1 to the power 5, x - 2 3, x - 3 स्क्वायर, और जो MAX है वो है x - 1 क्यूब, x - 2
क्यूब एक्स माइनस 3। इसमें देखो दो ये बराबर हो गए, तो 2 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ब्लॉक बनेगा 3 क्रॉस 3 का, सिर्फ एक ब्लॉक, और GM 1 हो जाएगी, जितने ब्लॉक उतने। बट 3 के यहां 1 आ गया, और यहां पे कुछ और कर लूं, 5 कर लूं, तो यहां पर 5 ब्लॉक बनेंगे और हर एक का साइज 1 होगा। अगर सबका 1 1 हो जाता तो सबके साइज 1 के ही ब्लॉक बनेंगे, तो डायगोनल में क्या आएगा, सारे 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ गई, तो मैट्रिक्स कैसी हो गई, डायगोनलाइज हो गई वो। तो जैसी फॉर्म का ही तो पर्टिकुलर केस है डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें सारे ब्लॉक क्या होते हैं, साइज 1 के। अ मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड इफ एंड ओनली इफ ऑल द जॉर्डन ब्लॉक्स आर ऑफ साइज 1, if and only if all the mi's are 1, सारे mi's the power in minimal polynomial if they are 1, then सारे वो हो जाएंगे उसमें कंफर्म, पक्का। और इसी में अगर 0 आइगन वैल्यू, नोट 1 ये था, नोट 2 ये था, नोट 3 इन पर्टिकुलर जैसे हम बात करते हैं, अगर 0 आइगन वैल्यू है तो क्या, उसको अलग से ट्रीट किया जाता है 0 आइगन वैल्यू को। इस केस में हम लोग जो GM होता है वो n माइनस रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा I होता है, और लैम्डा आपने 0 ले लिया है ना, तो n माइनस रैंक ही बचा, रैंक ऑफ A, और n माइनस रैंक ऑफ A इक्वल टू नलिटी ऑफ A। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू 0 आइगन वैल्यू इज नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। इन पर्टिकुलर अलग से लिख सकते हो, सी सेंटेंस यूज करता है वो क्वेश्चन में। The number of blocks corresponding to 0 eigenvalue corresponding lambda equal to 0, corresponding to lambda equal to 0 is the nullity of matrix। जिस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं उसी की nullity। Number of blocks corresponding to 0 as an eigenvalue is equal to nullity of that matrix। पक्का। तो जो भी अगर आपको इस हिसाब से निल पोटेंट मैट्रिक्स की अलग वो हो गई, उसके बारे में अलग से बात करते हैं, यहां तो ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, इफ ए इज निल पोटेंट मैट्रिक्स सपोज ऑफ इंडेक्स के, नेक्स्ट नोट, जस्ट आई एम समराइजिंग जेसी फॉर्म कंप्लीट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। If A is nilpotent matrix of index K of order n, A is n cross n matrix. A is nilpotent matrix of index K and A is n cross n matrix. तो क्या ज्ञान मिला, इंस्टेंट आप कह सकते हो, then Cx equal to x to the power n and mx equal to x to power k, है ना। यही तो होता है निलपोटेंट के बारे में। अब जेसी फॉर्म लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देन जेसी फॉर्म ऑफ ए विल कंटेन अ ब्लॉक ऑफ साइज के, इंडेक्स, इसमें तो सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू है ना 0, तो सारे के सारे ब्लॉक किसके करस्पॉन्डिंग आने वाले हैं, 0 करस्पॉन्डिंग आने वाले हैं, दूसरे आइगन वैल्यू जिक्र भी नहीं करना हमको। सो इफ ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के, अब जेसी फॉर्म में लिख रहे हैं, देन इट्स जेसी फॉर्म विल कंटेन 1 ब्लॉक ऑफ साइज के, व्हाट इज के, इंडेक्स, 1 ब्लॉक ऑफ साइज के, एंड ऑल द अदर ब्लॉक्स ऑफ साइज लेस देन इक्वल टू के, है ना। मैंने कहा ओनली 1, मैंने कहा ना देयर इज 1 ब्लॉक ऑफ साइज के, ओनली बोला क्या, नहीं हो सकते हैं ना लेस देन इक्वल टू, अगले देयर इज 1 ब्लॉक ऑफ साइज के एंड ऑल द अदर ब्लॉक्स ऑफ साइज लेस देन और इक्वल टू के, इक्वल टू बोला था मैंने, ऐसे मत करो, ठीक है, थैंक यू, है ना, साइज लेस देन और इक्वल टू के, एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू नलिटी ऑफ ए, number of blocks equal to nullity of A, number of blocks equal to nullity of A, क्योंकि 0 आइगन वैल्यू है ना। अभी तो लिखा ऊपर
कि द नंबर ऑफ ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू 0 एज एन आइगन वैल्यू इज व्हाट, नलिटी ऑफ ए। यहां तो बेचारी एक ही आइगन वैल्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द जेसी फॉर्म ऑफ nil point matrix इक्वल टू, hence the total number of blocks in the JC form of nil point matrix equal to nullity of A. Hence, एकदम से हलचल मचा लेते हो। Hence, total number of blocks in the JC form of a nilpotent matrix is equal to nullity of A. ठीक है, विच इज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब क्वेश्चन आपके यहां ये पूछा था उसने कि A इज 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स सच दैट A क्यूब इक्वल टू 0 एंड A स्क्वायर इज नॉन जीरो, देन व्हाट यू कैन से अबाउट रैंक ऑफ A। अब मैं जेसी फॉर्म पे जाऊं अगर, एक ब्लॉक तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा ही बनेगा, और फिर किसी भी ब्लॉक का साइज ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा कम कर लिया ना, और कम कर दें? नहीं बहुत है ना, ना बहुत है। एक आदमी ने 10 रोटियां खा रहा था बैठ के, कहते इतनी खाता है, इतनी, कहते चलो एक कम कर लेता हूं, पक्का ना? आप समझ रहे हैं इसको कि ये अगर मैं जेसी फॉर्म में लेके जाऊं तो कैसे हो, है तो निलपोटेंट मैट्रिक्स, इंडेक्स भी दे दिया उसने, क्या है 3, तो एक ब्लॉक साइज 3 का होगा, डन। बाकी बची 6 आइगन वैल्यूज, 6 के अगर हम पार्टीशन करेंगे तो मेरा एक पार्टीशन 6, एक 5-1, एक 4-2 और एक 4-1-1। इसके अलावा किसी भी पार्टीशन में 4, 5, 6 नहीं आएंगे, जो भी होंगे टर्म 3 या उससे लेस होंगे। कुल कितने होते हैं? 11, P6 इक्वल टू 11। उसमें से ये 4 पक्का ना, और सोचो नहीं आएगा कोई। वो जो 4 आए हैं ये वो है जिसमें 3 से बड़े का नंबर आ रहा है, इनको माइनस करो, कितने बचे? है ना? तो ये तो आया मेरा कि इसके पास 7 पॉसिबल जेसी फॉर्म्स। अभी केवल हमने 7 पॉसिबल जेसी फॉर्म निकाली हैं, 7 पॉसिबल जेसी फॉर्म आई हैं। ये जो 7 पॉसिबल जेसी फॉर्म्स आए हैं इनको लिखना शुरू करोगे अगर आप, बाकी तो आप लिखना शुरू करोगे ना, वो 1 1 1 1 1 3 1, एक तो 6 हो ही चुका है ना, 11 9 3 है ना, एक ही ऐसे करना शुरू करो, ये 1 1 1 1 1 2 है ना, ऐसे ऐसे करना शुरू करेंगे तो 3, और लास्ट में आ रहा है ना साथ में पे 3 3 3 है ना, ऐसे ये 7 है। इसमें सबसे कम ब्लॉक इसमें है, सबसे ज्यादा ब्लॉक इसमें है, बाकी समय ब्लॉक कम हो रहा है ना, 2 कवर कर लिया, इसमें से कम ब्लॉक। इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 7 ब्लॉक्स हैं, 6 1 क्रॉस 1 के, एक 3 क्रॉस 3 का, और इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? और बाकी में इसके बीच में नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज नलिटी। तो इस ए की हमें इंडेक्स 3 दिया हुआ था, हमें और कुछ नहीं पता था, बट ये कंफर्म हो गया इसकी नलिटी 3 से कम नहीं हो सकती और 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। सो नलिटी ऑफ ए लाइज बिटवीन 3 एंड, जब नलिटी 3 होगी तो उस समय रैंक 6 हो जाएगी, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी इज 9। जब नलिटी 3 होगी रैंक क्या हो जाएगी? 6। और उसके अलावा कोई भी नलिटी होगी तो नलिटी बढ़े तो रैंक क्या होना शुरू जाएगी? कम। नलिटी बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी? 7 तक, उस समय रैंक क्या होगी? 2। देन आई कैन से दिस रैंक ऑफ ए लाइज बिटवीन 2 एंड 6। हाँ जी, यही था वो, एग्जैक्टली यही था वो, हम छुपा ले गए थे वहां पे, ठीक है। जब नलिटी 7 होगी तो रैंक 2 हो जाएगी, और नलिटी जब 3 होगी तो रैंक, समझ में आया? पक्का है ना?
तो जो नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है उनका एक स्पेशल केस इस तरह से हैंडल किया जाता है, उनके बारे में उनके इंडेक्स लिखे। ये इस तरह की मैट्रिक्स पूछ रहा था वो, हम पहले भी लीनियर ऑपरेटर करके आए थे वहां पर। एक्चुअली वहां में ब्लॉक ही काउंट कर रहे थे उनके, कितने ब्लॉक्स बनेंगे। ये एक्चुअली मेथड होता है कि वहां पर किसी नील पोटेंट मैट्रिक्स की रैंक का एस्टिमेशन। दिस इज एन एस्टिमेशन ऑफ रैंक ऑफ अ नील पोटेंट मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ जेसी फॉर्म, बिकॉज जेसी फॉर्म गिव्स द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू नलिटी एंड रैंक प्लस नलिटी इज n, तो वहां से हम एस्टिमेट कर ही सकते हैं पक्का। एंड हियर द लास्ट, देखिएगा a मेरा नील पोटेंट है इंडेक्स k का, यही समझ चल रहा है। जो भी ऑर्डर रहा हो n पक्का k से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है, छोटा तो हो नहीं सकता। I एक x लिया सच दैट a k माइनस 1x इज नॉन जीरो। सपोज कोई एक x ले लिया, एक सेट बनाया S, x ax a स्क्वायर x एंड सो ऑन 8 पावर k माइनस 1x। इसमें से x नॉन जीरो है। अगर ax जीरो हो गया तो a स्क्वायर x a क्यू x सारे जीरो हो जाएंगे, k वाला भी हो जाएगा, जबकि वो दिया है नहीं, तो इसका मतलब इसमें से एक भी जीरो नहीं है ना। ये ऑपरेट y1 y2 y3 yk माइनस 1 नहीं, y1 y2 है ना, ऐसे। देन शो दैट S is Li, S is Li। S is Li कैसे शो करते हैं Li? तब सीखा था, आज भी वही कर रहे हैं हम लोग बैठ के। कैसे शो करते हैं Li? एक A नॉट x प्लस a1 ax प्लस a2 a स्क्वायर x एंड सो ऑन a k माइनस 1 8 पावर k माइनस 1 x इक्वल टू जीरो वेक्टर। अगर ये जीरो वेक्टर है तो a टू द पावर k माइनस 1 पे इमेज निकालेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो वेक्टर आएगा। बट इसके बाद तो यहां ये क्या हो जाएगा, a k x जीरो, ए के प्लस 1x जीरो, ये क्या दे देगा हमको, ए नॉट ए के माइनस 1x जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर है नहीं, इंप्लाइज ए नॉट जीरो। फिर अगली बार k माइनस 2 से करेंगे, अगला आ जाएगा, अगली बार k माइनस 3 से करेंगे, अगला आ जाएगा, एंड सो ऑन। सारा हमारा क्या हो जाएगा, हो गया है सारे। हेंस सिमिलरली ए आई जीरो आई इक्वल टू जीरो टू k माइनस 1। ठीक, सो S इज Li, S इज Li। ठीक है। नाउ इफ P करस्पॉन्ड टू A, दैट इज द लीनियर ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू A, कोई तो होगा ना। इफ P करस्पॉन्ड टू A, देन show that W equal to LS is P invariant। ठीक है, अब PX लिखो या X लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है वहां पर। What is dimension of W? K। dimension of W क्या आएगी, इसी S से तो स्पेन हुआ है। ठीक, तो अगर कोई भी Y बिलोंग करेगा S को, that y is summation ai yi, this is y1 y2 yk, है ना, इन्हीं से बनेगा w को। तो t ऑफ y क्या हो जाएगा, t
टी ऑफ y1 प्लस टी ऑफ y2, ये a1, ये a2 एंड सो ऑन a k, टी ऑफ yk, है ना? ये क्या हो गया? a1 x, y1 हमारा, प्लस a2 tx, t स्क्वायर है tx, x2 क्या है मेरा? y2 क्या है मेरा? और at है, तो ये तो नहीं, ये मेरा y1 क्या है? x, तो ये मेरा हो गया a1 tx प्लस a2 t स्क्वायर x एंड सो ऑन a k माइनस 1 t k माइनस 1 x, और अगला एक जीरो हो गया। ये आया, दैट मीन्स ये आया क्या? t ऑफ y इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया? y2 क्या हो गया? y t ऑफ x क्या है? ax ना, t और ax में, तो a1 y2 प्लस a2 y3 एंड सो ऑन a k माइनस 1 yk। हाँ, अगला तो t k पावर t उस पावर k x हो जाएगा, तो वो तो रियल पोटेंट है, जीरो हो जाएगा ना। अगला तो जीरो हो गया लास्ट वाला, ये आ गया नहीं आ गया? दैट इज व्हाट? t ऑफ y बिलोंग्स टू w। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ गया? उन्हीं y1 y2 yk के लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, जिससे s के लीनियर कॉम्बिनेशन में आगे नहीं आ गया। दैट इज व्हाट? इट बिलोंग्स टू w। सो w इज t इनवेरिएंट सब स्पेस, है ना? हमने निल पोटेंट ऑपरेटर से उसकी इंडेक्स की हेल्प से एक टी इनवेरिएंट सब स्पेस बना लिया। ठीक है, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको जेसी फॉर्म का जो बेसिक एसेंस है कि बनते कैसे होंगे ब्लॉक, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल, अभी हमने जेसी फॉर्म लिखा नहीं है, बट ये बता दें ये टी इनवेरिएंट सब स्पेस मिल गया मुझे, एक मिल गया, एक टी इनवेरिएंट सब। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, डब्ल्यू के बेसिस को पूरे वी की बेसिस बना सकते हो, जिसके ऊपर ये टी रहा होगा, बन जाएगा बेसिस। और ये डब्ल्यू क्या है? उस पर टी इनवेरिएंट है। अच्छा, इस तो जो टी वो वाला था, उससे हम टी कैप डब्ल्यू टू डब्ल्यू बन जाएगा इंड्यूस ऑपरेटर। दैट टी विल इंड्यूस एन ऑपरेटर ऑन दिस डब्ल्यू, क्योंकि ये डब्ल्यू कैसा निकला? टी इनवेरिएंट। जरा इसकी बेसिस निकालो, मैट्रिक्स निकालो, टी एस एस, टी कैप एस एस, बताओ क्या मैट्रिक्स आएगी? कल हम अगली हमारा रह जाता है अभी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म और आईपीएस, ये दो लेक्चर। बट बिफोर वी गो फॉर आईपीएस और क्वाड्रेटिक फॉर्म, विल गो फॉर समरी क्लास। कम से कम ये पुराना जितना बच्चा है लीनियर का, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, 50 मार्क्स का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हाथ में होता है एग्जाम में। कितना कर पाएंगे वो बात की बात है, बट हाथ में होता है, कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं 50 मार्क्स का हो जाएगा वहां पर। सिली मिस्टेक ना हो तो भी 45-48 मार्क्स का हो जाता है, ये बड़ा नंबर है। और ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो मतलब आपको तकलीफ दें, जो होंगे सबको तकलीफ देंगे फिर तो डिसाइड। बट अगर आप नहीं निकाल पाए, जैसे हम 10 लोग के निकाल के बैठे हुए हैं, आपको पोजीशन करना नहीं आता है, या ऑर्थोगोनल स्पेस या कॉमन स्पेस ढूंढना नहीं आ रहा है आपको, बाकी सबको ढूंढना आ रहा है, तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए ना। तो एक बार समराइज करेंगे सारा उसको, ठीक है? कुछ कुछ अगर हिस्सा छूटा मुझे फील हो रहा है, इधर कुछ कुछ हिस्सा हो सकता है स्किप हुआ हो, तो इन दैट समरी विथ बुकलेट विल कंप्लीट। और फिर 2 यूनिट हमारे रहते हैं, एक लेक्चर 2 लेक्चर के हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म और आईपीएस। ऑफ कोर्स लीनियर फंक्शनल का उसी में देख लेंगे हम लोग, ठीक है? ये जो आया डब्ल्यू, हमने क्या किया था, एक निल पोटेंट ऑपरेटर मुझे मिला इंडेक्स के का, ठीक? उससे मैंने क्या किया कि वो ए है या इसी को टी ले लिया, बेसिकली इसको टी समझ लिया, ए और टी है, तो एक सेट बनाया एस एक्स टी एक्स टी पावर के माइनस 1 एक्स, ये बना लिया, वही सेट है ये। और शो किया ये एस मेरा कैसा है, एल आई, शो कर दिया, सो हुआ ना? तो ये एस एल आई हो गया। तो इसने एक वेक्टर स्पेस स्पैन किया, नेम इट एज डब्ल्यू, एंड दैट डब्ल्यू हैज डायमेंशन के, डन, because it has k vectors. And then next step I have shown that this W obtained by this set of vectors is T invariant. How? I took any element of W and then T of Y I obtained. Since Y belongs to W, तो Y should be summation AI Y where this is Y1 by 2 YK. यहां करते करते पहुंचा जब मैं यहां पर, तो Y1 T of Y1, what is Y1? X. So it is what? T of Y1 is
टी ऑफ एक्स हो गया यहां पर, यानी y2 बन गया ये, एंड सो ऑन. तो आई हैव शोन दिस w इज t इनवेरिएंट. इफ w इज t इनवेरिएंट, देन t induces an operator over w, that is from wi to w to w. ये बन गया. अब इस w की मैं मैट्रिक्स निकालूं अगर, तो ये मैट्रिक्स जो होगी ना, उस एक ही मैट्रिक्स एक कंपोनेंट तो बनेगी. एक आध और ढूंढ लूंगा, मगर w मिल गया t इनवेरिएंट, मैं एक और ढूंढ लूं दूसरा t इनवेरिएंट, w1 प्लस w2 से बन जाएगा नहीं बन जाएगा वो मेरा. तो इस w1 की जो मैट्रिक्स है k क्रॉस k की मैट्रिक्स, वो कंट्रीब्यूट करेगी वहां पर कुछ. देखना जरा, मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं. t ऑफ x1 मतलब t ऑफ y, s में कैसे एलिमेंट है, y1 y2 yk. ठीक है. व्हाट इज y1 x, y2 t ऑफ x एंड सो ऑन. अब मुझे बेसिस मैट्रिक्स बनानी है. कैसे बनाते हैं, सबसे पहले t ऑफ y1, और वो कॉलम जो आएगा फर्स्ट कॉलम बनेगा, ये आया क्या है t ऑफ y1, t ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू y1 प्लस t ऑफ x क्या है, विच इज y2, 0 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 एंड सो ऑन. मैं इनका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, बाद में ट्रांसपोज ले लेंगे हम उसको. ठीक है. प्लस 0 y3 एंड सो ऑन. t ऑफ y2 क्या आएगा, t ऑफ tx, t स्क्वायर x, y3 0, y1 प्लस 0, y2 प्लस 1, y3 एंड सो ऑन. एंड सो t कैप s s इक्वल टू a1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन 0 0 1. ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये 1 वहां पहुंच जाएगा. ट्रांसपोज कर लेंगे, हमने उसमें अरेंज किया, ऐसे अरेंज कर देंगे तो रिवर्स भी हो जाएगा वहां पर. तो ये जॉर्डन ब्लॉक नहीं आ गया, जीरो करस्पॉन्डिंग किस साइज का आया, k साइज का आया. अगर A निल पोटेंट मैट्रिक्स है इंडेक्स k की, तो मैं जब जेसी फॉर्म कन्वर्ट करता हूं तो ऐसे ही करते हैं ना, आइगन स्पेस जनरलाइज आइगन स्पेस निकालते हैं. एक दिखा दे, एक ब्लॉक तो k साइज का आएगा ही आएगा ना ये यहां पर. बाकी जो साइज के आ रहे हैं वो उस पर डिपेंड करे, बट एक तो मैंने ढूंढ लिया ना कि एक ब्लॉक साइज और भी साइज के आ सकते हैं. बट ये अब अगर एक तो w बना गया, यही तो करते थे ना, t इनवेरिएंट सब इस पर ढूंढते तो हर एक करस्पॉन्डिंग करते रहते. तो एक ब्लॉक तो ये आ गया ना, किस साइज का, k साइज. ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे सब, है ना. आ रहा है समझ में ना. जेसी फॉर्म ये खुद जो आया A1 भी नील पोटेंट आया और इंडेक्स k का ही आया. A1 कैसा आया, A1 इज अगेन अ नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स k. ऑर्डर नहीं है इसका n, इसका ऑर्डर तो k है. A का ऑर्डर तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर तो n था, बट उसके अगर इंडेक्स k है तो उसके एक ब्लॉक हमको एक नील पोटेंट मैट्रिक्स मिली है इंडेक्स k की. A1k इज जीरो मैट्रिक्स एंड A1 R इज नॉन जीरो इफ R इज लेस देन k. यही तो आया ना. इससे ब्लॉक से मालूम चल रहा ना यहां से कि साइज अगर ये है तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, x माइनस 1 x टू द पावर k ही होना चाहिए. एक तो मिनिमल की जो पावर होती है x की वही इंडेक्स होती है. अगर a k इंडेक्स का मिनिमल नील पोटेंट मैट्रिक्स है तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x पावर k हो जाएगा एंड कन्वर्सली. ठीक है. करेंगे कुछ ना कुछ तो फिर छोड़ देंगे. अभी एक ये आइडिया आपको आया ए से पर, फिर और आगे भी तो बढ़ो ना, n+1 से किसी और तरीके से शिफ्ट है ना. तो बाकी बची तो है ही अभी अभी आपके एक ढूंढेंगे कुछ ना कुछ तो बनेगा होगा. समझ में आ रहा है ना. तो यहां हमारा जेसी फॉर्म फॉर्मली एंड करता है. कल बुकलेट जरूर लेके आइएगा. ठीक है. आई नीड टू एंश्योर आपके असाइनमेंट सॉल्व हो रहे हैं, तो हम कल इसको समराइज करेंगे. इस टॉपिक को बड़ा लालच रहता है लेके मेरे को, एक लीनियर को और एक कॉम्प्लेक्स को. इनके क्वेश्चन निकल आते हैं. लीनियर कॉम्प्लेक्स मिला के 75 मार्क्स हाथ में. चलो मिलते हैं कल.